क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक प्रोग्राम बनाना है जावा में टू इनपुट अ 2D एरे ऑफ साइज n। देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि तुम्हें जो साइज़ दे रखा है वो कोई नंबर नहीं है, मतलब वो साइज़ भी तुम यूज़र से इनपुट में लोगे। n बोला है तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर हम सैम्पल इनपुट में देखें तो यहाँ 3 दिया है, अगर यूज़र 5 देता है तो उस हिसाब से फिर हमारा एरे बनेगा। और उन्होंने यहाँ बता दिया कि भी रो और कॉलम दोनों n के बराबर होंगी। तो मतलब अगर तुम्हें n की वैल्यू 3 दी है तो मतलब 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी, जैसा कि हमें दिख रहा है। 4 दिया होता तो 4 रो होती और 4 कॉलम होती। बात समझ में आ रही? आगे बोला है एंड प्रिंट द एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म मतलब इस तरीके से हमें एरे को प्रिंट करके दिखाना है। तो देखो, अगर तुम इस वीडियो पे सीधा आए हो और समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने जो 2D एरे की वीडियो बनाई है जहाँ मैंने बेसिक समझाए हैं उनको देख लो एक बार, कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम प्रिंट करते कैसे हैं, इसका लॉजिक कैसे बनता है और इनपुट हम कैसे लेंगे, उसका लॉजिक क्या होता है। ठीक है, अगर ये नहीं देखा है तो एक बार देख लो, देखा है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्लास बना लेंगे। देखो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, तो क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे यूज़, इनपुट लेने के लिए। ठीक है जी। अब हम मेन मेथड बना लेंगे। मेन मेथड बनाया, उसके अंदर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो गया। तो हमने एक स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट कर लिया, क्लास बना ली टेक्स्ट नाम की, एक मेन मेथड है उसके अंदर हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है एससी नाम का। ठीक है, अब हमें क्या बोला था, क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। बोला था भाई प्रोग्राम बनाओ, एक 2D एरे को इनपुट में लो। तो पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि 2D एरे को इनपुट में लेने से पहले तुम्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए बनाते हैं, देखो इंटीजर टाइप का बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरे है तुम्हारा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इंटीजर टाइप नहीं लिखा है यहाँ पर, तो याद रखना, अब नहीं लिखा है तो मतलब ये है इंटीजर टाइप का जो हमें लेना है, क्योंकि हमें इनपुट से दिख रहा है इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, वैसे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 2D एरे ऑफ साइज n। हाँ तो ठीक है, हमें दिख के पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है ना, तो हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे। इंट, मैंने ए रख दिया नाम, इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ पर साइज उसका बोला था n, करेक्ट है ना बात। क्वेश्चन में बोला था कि n साइज का होना चाहिए, मतलब उसकी रो और कॉलम है वो n होना चाहिए, जो यूज़र इनपुट में देगा। n की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, पर हमें नहीं पता तो हमें इनपुट में लेना पड़ेगा ना। तो n जो मैंने यहाँ डाला है इसकी वैल्यू मतलब मेरे को पहले से पता होनी चाहिए। तो इसलिए जहाँ मैं ये एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ उससे पहले हमें ये n की वैल्यू लेके रखनी पड़ेगी अपने यूज़र से एज अ इनपुट। यहाँ तक क्लियर है ना बात? ठीक है, तो मेरे को अगर इनपुट लेके रखना पड़ेगा तो मेरे को इससे ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। पहले तो यूज़र को बता देंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या बताएंगे उसे, एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, कि भी तू एंटर कर दे, एंटर द साइज ऑफ एरे। ये बताने के बाद अब उससे साइज़ लेंगे इनपुट में। तो साइज़ में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा n, क्योंकि n में ही तो लिखना है, लेना है मेरे को वैल्यू। और एस सी डॉट किसका यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मेथड हमारा इंटीजर इनपुट लेने में मदद करता है। तो मैंने इंटीजर एक इनपुट में लिया, मान लो उसने यहाँ से वैल्यू 3 दी, तो 3 चले जाएगा n में। ठीक है, अब 3 n में चला गया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी n में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब हमने एक एरे बना दिया है जिसका साइज़ वही है जो यूज़र देगा। इतना काम हो चुका है। अब इसमें बोला है इनपुट करने एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। बोला तो इनपुट 2D एरे, तो अब इनपुट करना रह गया है, अभी बना के रख दिया, खाली ढांचा बनाया है, डेटा नहीं है उसमें। डेटा उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, 0 0, क्योंकि इंटीजर टाइप का जब तुम एरे बनाते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ जाती है। पर हमें यूज़र से लेनी है वैल्यू, तो मेरे को यूज़र से वैल्यू लेनी है तो मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि जब भी हम 2D एरे में वैल्यू भरते हैं तो 2 फॉर लूप लगते हैं, ये बात याद रखना। और सिंगल 1 डायमेंशनल एरे में भरोगे तो सिंगल फॉर लूप लगेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलेगा भाई, देखो जो भी इसका साइज़ होता है उससे लेस देन चलता है। तो साइज़ है अगर n तो लेस देन n चलेगा, आई प्लस प्लस। क्लियर है? ऐसे ही एक और लूप भी चलेगा, बताया ना 2 लूप लगेंगे। तो एक के अंदर एक और लूप, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन, फिर से साइज़ n ही है, और जे प्लस प्लस। क्लियर है? ये हो गया। तो होगा यूँ
देखो बाहर वाला लूप मैंने बता रखा है तुम्हें, ये बाहर वाला लूप हमारा क्या काम करता है। ये बाहर वाला लूप हमारी जो रो होती है, जैसे ये रो है यहाँ पर आके बैठ गया, अंदर वाला लूप इसके एलिमेंट लेता है, फिर बाहर वाला लूप आ जाएगा अगली वाली के लिए, फिर अंदर वाला एलिमेंट लेगा। ठीक है। और ऐसे प्रिंट करने के लिए भी हम करते हैं, बाहर वाला लूप यहाँ आता है, अंदर वाला उसके एलिमेंटों को प्रिंट कर देता है। बात यहाँ तक क्लियर आ रही है ना। ठीक है, अभी तो इनपुट ले रहे हैं, जब प्रिंट करेंगे वहाँ भी समझाऊंगा मैं। तो अब इनपुट लेना है तो बाकी तो हमने ताम झाम कर दिया कि भी दो लूप लगा रहे हैं और ये करना है, पर इनपुट तो लिया ही नहीं ना अभी। इनपुट तो एरे में लेना है, एरे का नाम क्या है, ए। तो लिखूंगा ए के कहाँ देखो, अब ए के कहाँ पर देखो, पहला वाला जो आई है वो डिनोट करता है किसको, रो को, और अंदर वाला किसको करता है, डिनोट कॉलम को। और एरे के जो पहला डब्बा होता है वहाँ पर आई मतलब रो की वैल्यू आती है, और फिलहाल यहाँ पर वो आई है तो यहाँ आई आएगा और यहाँ जे आएगा। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पर ये देखो मैंने जर्नल वे में लिखा है आई जे। जर्नल मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली लूप चलेगा तो अपने आप इनकी वैल्यू आती रहेगी, जैसे पहले 0 0 फिर 0 1 फिर 0 2 इस तरीके से, और अपने आप वो ऑर्डर वाइज जो जो इंडेक्स है उनमें वैल्यू चली जाएगी। इसको समझना है तो मैंने बताया है, मैंने जो इनपुट वाला लॉजिक समझाया उसकी वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, मैं पूरी प्लेलिस्ट ही लगा दूंगा आई बटन पे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके देख लेना। तो वहाँ पर मैंने समझाया हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू बनती हैं, कैसे आती हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर वो पोर्शन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो तुम उसको जाके देख सकते हो जिनको नहीं पता है। तो होगा यूँ, यहाँ पर अपने आप खुद वैल्यू आती रहेंगी क्योंकि लूप के अंदर डाला है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और अपने आप जैसे पहले पहला इंडेक्स भरेगा जो 0 0 होता है, फिर अगली बार 0 1 वाले की वैल्यू लेगा, फिर 0 2 वाले की, इस तरीके से लूप हमारा चलता जाएगा। लेकिन वैल्यू लेगा तो तब जब मैं वैल्यू लेने का इंतज़ाम करूँगा। और इंतज़ाम कैसे होता है, यहाँ पर हमें वैल्यू लेने के लिए कुछ स्कैनर क्लास का मेथड लिखना पड़ेगा ना। क्या होता है वो मेथड, मुझे वैल्यू कैसे चाहिए, इंटीजर, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है। ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा, लेके डाल देगा एरे में, कहाँ पर, जो आई की वैल्यू और जो जे की वैल्यू होगी वहाँ पर। अब वो अपने आप वैल्यू बनती रहेंगी। ये काम हुआ वैल्यू लेने का। यहाँ पर हम अच्छी सी कमेंट भी डाल देंगे, क्या, लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट इन द एरे, लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट्स इन द एरे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कमेंट डाल देंगे, क्योंकि कमेंट डालना तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें भी है कि तुम जब प्रोग्राम बनाते हो ना तो तुम्हें कमेंट डालनी पड़ेंगी, उसके मार्क्स होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि कमेंट डाल लेना। ठीक है, 5 कमेंट होंगी प्रोग्राम में तो सफिशियंट है। अब यहाँ तो हमने करा काम इनपुट लेने का। अब इनपुट ले लिया है तो इनपुट जो हमारा आ गया वो जो भी वैल्यू दी होंगी वो एरे में चली गई। अब हमें उसे बड़े प्यारे तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करके सजा धजा के दिखाना है। उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए फिर से दोबारा 2 लूप लगेंगे, लेने के लिए भी 2 लूप और प्रिंट करने के लिए भी 2 लूप। ठीक है, अंतर बस इतना कि ऊपर वाला लग रहा है वो, जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है ये भी इनपुट ले रहा है। अब जो यहाँ में लगाऊंगा वो आउटपुट तुम्हें दिखाएगा, तो लगभग सब कुछ सेम होगा, बस ये अंदर का हिस्सा हट जाएगा। ये वाला इनपुट ले रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं। अब इसके अंदर जो लाइन आएगी वो थोड़ी बदल जाएगी, वो आउटपुट देगी, वो स्क्रीन में तुम्हारा जो एरे है उसको प्रिंट करने का काम करेगी। तो लूप तो वैसे ही लगेंगे, स्टार्टिंग 0 से होती है, पहला इंडेक्स 0 है, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। क्लियर। अगला और इंट जे भी तो 0 से चलेगा, और जे लेस देन एन, बहुत बढ़िया, जे प्लस प्लस, वाह भाई बिल्कुल सही। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद बताओ क्या होगा। अब आता है, अच्छा यहाँ देखो कमेंट मार देंगे ऊपर, क्या कमेंट मारे, लॉजिक टू प्रिंट एरे इन कौन सा फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का लॉजिक है। अच्छा तो अंदर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है, बाकी तो हमने कर दिया पूरा इंतज़ाम, मंडप सज गया है, बस यहाँ पर दूल्हे को लाना है। तो दूल्हे को लाना है मतलब प्रिंट करने की लाइन लिखनी है। तो वो क्या होगी, भाई, प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्यों बोला मैंने, प्रिंट एल एन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बात ध्यान में रखो, हमें जब प्रिंट करना है वो एक लाइन में प्रिंट करना है पहले।
ठीक है ना। तो एक लाइन में चीज़ें तभी प्रिंट होंगी जब तुम प्रिंट वाले मेथड का यूज़ करोगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ किया, और प्रिंट क्या करना है, एरे को। कौन सा एरे, ए नाम का। ए नाम के एरे की कौन सी वैल्यू, जो आई और जे वाले इंडेक्स में होगी। तो अंतर समझ में आया। ऊपर का हिस्सा जो ये है यहाँ से यहाँ तक, और जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली सेम है, बस इस लाइन को छोड़ के। ठीक है, तो इसको छोड़ के क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है तुम्हारी स्क्रीन में, ऊपर वाला वैल्यू ले रहा था तुम्हारे से और डाल रहा था एरे में, अंतर बस इतना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ एरे। क्लियर हो रही चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने प्रिंट लिखा है, तो ये करेगा क्या, एक लाइन में चीज़ें प्रिंट करते हुए चलेगा। जैसे ये आया यहाँ पर अंदर वाला लूप, 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया। अब जब उसने 3 चीज़ें प्रिंट कर दी, 3 चीज़ें कैसे प्रिंट होंगी, क्योंकि देखो खुद देखो अंदर वाला लूप कितना चल रहा है, 0 से लेके <n। तो अगर n की वैल्यू होती 3, अगर जैसे यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मतलब अंदर वाला लूप कितना चलता, 0 1 2 <3, मतलब 0 1 2, और 0 1 2 कितना हुआ, 3 हुआ ना, 3। 0 एक हो गया, 1 दूसरा, और 2 तीसरा, मतलब 3 बार चल रहा है। तो 3 बार चल रहा है, तो इसलिए 3 चीज़ें प्रिंट करेगा, उसके बाद इस लूप की बॉडी हुई ख़त्म। अब 3 चीज़ें प्रिंट हुई, बहुत बढ़िया। उसके बाद लूप की बॉडी खत्म हुई, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 3 चीज़ें प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ से अगली लाइन में आना है। और अगली लाइन में आने के लिए कीबोर्ड में होता है एंटर बटन, और जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इसलिए इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जावा का एंटर बटन। ये क्या करेगा, ये एंटर मार देगा। तो मतलब जब मेरी पहली रो, ऐसा समझ लो, जब मेरी पहली रो प्रिंट हो रही, उसके बाद एंटर मारेगा ये, फिर दोबारा जब ऊपर जाएंगे वैल्यू इसकी 1 होएगी, फिर यहाँ आएंगे, उसके लिए ये रो अगली वाली रो को प्रिंट करेगा, जो कि क्या है, ये है 4 5 6। उसके बाद ये वाला फिर से एंटर का काम करके हमें तीसरी वाली के लिए नीचे पहुंचा देगा। ठीक है, तो तभी तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट होगा एरे। बस ये याद रखना, जब अंदर प्रिंट करते तो वहाँ प्रिंट आएगा, नीचे करोगे तो प्रिंट एल एन आएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एरे प्रिंट कर दिया, एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर ताकि पता चल जाए यूज़र को कि भाई प्रिंट कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट लिखें, प्रिंटिंग एरे, या लिख देते हैं एरे, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, और चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो बन गया प्रोग्राम, चला के देखते हैं। रन किया, कहीं पर कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आया, ठीक है, लग गया। और रन करते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे बोल रहा है, 3 डालता हूँ, 3। अब एलिमेंट देने पड़ेंगे थे, तो एलिमेंट क्या थे, 1 2, 1 सेकंड, एंटर द साइज ऑफ एरे। देखो, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और लाइन लिख देते हैं कि एंटर द एलिमेंट इन द एरे, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें मतलब हमें तो पता है, पर थोड़ा प्रोग्राम अच्छा लगाना चाहिए ना। प्रिंट एल एन यहाँ लिख देता हूँ, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, और ये आया सेमीकोलन। फिर से चलाते हैं इसको। उसने बोला साइज बताओ, ये दिया साइज। उसने बोला एंटर करो एलिमेंट। अब ठीक लग रहा है ना थोड़ा, पहले ये लाइन नहीं आ रही थी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दिया 9। तो एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म प्रिंट हो रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखे और इनके बीच में स्पेस आ जाए, मतलब 1 2 3 इनके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए, ब्लू चिपक चिपक के ना आए। तो तुम एक काम कर सकते हो, जहाँ तुम प्रिंट कर रहे थे यहाँ एक प्लस करके स्पेस भी डाल सकते हो ऐसे। इससे होगा यूँ, थोड़ा हमें अच्छा आउटपुट दिखेगा। ये मैंने बात पहले भी तुम्हें समझा रखी है।
तो फिर से मैं तुम्हें चला के दिखाऊं, तो दिया मैंने 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक इनपुट करना है हमें 2D एरे, ठीक है, जिसका साइज होगा n। n का मतलब ये है कि उसकी रो भी और कॉलम भी दोनों सेम होंगी। वो n की वैल्यू यूज़र कुछ भी दे सकता है। ये जैसे मैंने पिछला प्रोग्राम करा था उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसको भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब इसमें हमें बोला है कि भाई हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। टास्क क्या है कि पहले तो एरे को तुम मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दो, पहला काम तो ये बोला है। दूसरा बोला है कि सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो ये प्रिंट करो। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि सम ऑफ एलिमेंट प्रिंट करो और साथ में एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में भी प्रिंट करो। तो देखो जैसे मान लो इनपुट में मेरे को एन की वैल्यू 3 दी, 3 का मतलब ये हुआ कि उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है 3 रो हैं, ठीक है। रो हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम होते हैं वर्टिकल, और 3 कॉलम है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मतलब इसमें 9 एलिमेंट आएंगे और हमें दिखने कि इसमें 9 एलिमेंट हैं। अब यहाँ बोला है कि इसमें हमें प्रिंट करना है एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये वाली चीज़ तो मैं वैसे भी तुम्हें पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे तो ये वाला समझने में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मैट्रिक्स फॉर्म में तो करना ही है प्रिंट, साथ में एलिमेंट का भी निकालना है, वो भी हर रो के एलिमेंट का। तो उसके बाद हमें जो आउटपुट बोला इन्होंने दिखाना है, उसमें क्या है कि भाई पहले तो चलो ये तो हमें एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दिया, उसके बाद हर रो के एलिमेंट का सम करना है। तो जैसे पहली रो है, पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तो इनका सम क्या हुआ, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 प्रिंट करना है इस तरीके से कि सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1 = 6। फिर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में बताओ भाई, दूसरी रो में क्या है, 4 5 6, तो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा आंसर 15, ठीक है। ऐसी तीसरी रो में 8 7 8 9, तो इनको भी अगर तुम ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो इस तरीके से हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जो हमारा ऐसा आउटपुट हमें प्रिंट करता हो। तो पहले तुम एक काम करो, इसके बारे में सोचो कि क्या करोगे, और सोचने से पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है मैं तो आई बटन में लगा दूंगा, उसको देख लो, जिसमें मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का लॉजिक समझा रखा है, प्रोग्राम बना के भी दिखाया हुआ है। तो अगर उतना तुम पढ़ लोगे तो उसके बाद अपने आप ट्राई करना कि कैसे ये वाला पार्ट कर सकते हो, सेकंड वाला, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं इसके कोड पर और कोड बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, क्लास टेस्ट, और उसके अंदर एक मेन मेथड जो हम हमेशा बनाते ही हैं। फिर अब यहाँ पर देखो हमें क्योंकि इनपुट यूज़र से लेना है ना, तो इनपुट अगर यूज़र से लेना है तो हमें स्कैनर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो भी कर लेते हैं। हो गया। अब स्कैनर इंपोर्ट करी है तो उसको ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना लेते हैं। स्कैनर sc = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हुआ, ये हो गया इतना काम। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है भाई प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 2D एरे ऑफ साइज n, 2D एरे बनाओ। तो बना लेते हैं इंट a = न्यू इंट। अब साइज आता है तो साइज तो हमें बोला भाई n है, तो n डाल देंगे इन डब्बों के अंदर, मतलब n रो है और n कॉलम है। अब n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो वो हमें लेनी पड़ेगी। किससे लेंगे, यूज़र से। तो लिख देंगे system.out.println, क्या लिखेंगे कि भाई वैल्यू दे दे, तो लिखेंगे एंटर द साइज, ठीक है। ये बोला तो उसके बाद वो साइज़ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा तो उसको लेने के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल कौन सा बनाएंगे, n बनाएंगे, क्योंकि n में लेना है। तो n = sc.nextInt। नेक्स्ट इंट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू वो देगा वो इंटीजर टाइप की होगी। ये हुआ काम। यहाँ तक हमारा सिर्फ बना है एरे। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ साइज, कौन सा साइज है, ऑफ साइज n, ठीक है। तो कमेंट मार के बता दिया हमने। अब एरे तो बना लिया है, अब उसके बाद करना क्या है, क्या करना है वो क्वेश्चन पे आके देखेंगे। देखो यहाँ बोला है एरे सिर्फ बनाया, अभी इनपुट नहीं लिया, अभी उसमें इनपुट भी लेना है।
तो पहले इनपुट लेंगे, तो अब यहाँ लॉजिक आएगा इनपुट लेने का, तो लिख देता हूँ लॉजिक टू इनपुट, लिख दिया कि लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट्स इन द एरे। अब आपको पता है, और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको भी पता होगा कि दो लूप लगते हैं हमारे जब हमें इनपुट लेना होता है 2D एरे में। आई इक्वल टू ज़ीरो, स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की ज़ीरो से, कहाँ तक चलेगा वो बताता है उसका साइज़। साइज़ है n, तो लेस देन n चलेगा, और i प्लस प्लस। तो कई बार क्वेश्चनों में ना, अभी तो यहाँ n बोला है, कई बार ऐसा भी रहता है कि रो का साइज़ और कॉलम का साइज़ दोनों हमें यूज़र से इनपुट लेना है, दोनों अलग अलग होंगे। मतलब ये है कहने का मेरा, जैसे यहाँ पर तो हम जो बना रहे हैं उसका n है, तो हम दोनों n दे रहे हैं, मतलब जो भी एरे बनेगा उसमें रो और कॉलम बराबर होंगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो वो क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि तुम्हें रो की साइज़ और कॉलम का साइज़ दोनों इनपुट लेने, तो तब तुम्हें एक वेरिएबल नहीं, तब तुम्हें दो अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तब तुम लिखोगे एंटर द रो, फिर रो को इनपुट में लोगे, फिर लिखोगे एंटर द कॉलम, और कॉलम को इनपुट में लोगे, फिर रो वाले की वैल्यू यहाँ डालोगे और कॉलम वाले की यहाँ डालोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फिक्र मत करो। अभी यहाँ देखो, फॉर इंट पर मैं बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से भी तुम्हारा हो सकता है। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये तो हुआ ना एक एरे। फिर अगला क्या बनेगा, और अगला लूप चलाएंगे तो जे ले लेते हैं, जे भी उतना ही चलेगा, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, तुम इनपुट लोगे। तुम क्या इनपुट लोगे, एलिमेंट को एरे में, एरे का नाम है ए, तो ए का आई और जे, इनमें तुम वैल्यू भरोगे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है, तो हम इसमें बारी बारी वैल्यू भर रहे हैं। यहाँ तक तो हुआ काम वैल्यू भरने का, यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। अब अगला काम होगा प्रिंट करने का, लॉजिक टू प्रिंट एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसके लिए भी दो लूप लगेंगे, ये तो पता है हमें, लेने के लिए भी दो लूप और देने के लिए भी दो लूप। इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, साथ साथ बोलना, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। पता भी नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। तो देखो ये भी बना दिए दो लूप। अब यहाँ हमें चिपकाना है स्क्रीन पे, हमें प्रिंट करना है, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है अपना एरे। तो इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यहाँ हमने यूज़ किया, ए आई और जे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने प्रिंट का यूज़ किया है। प्रिंट इसलिए, वो तो मैंने पहले भी बता रखा, क्योंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करना है, तो एक लाइन में प्रिंट करते हैं तो तब प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट एल एन का नहीं करते हैं। और उसका प्रिंट एल एन का यूज़ हम एंटर मारने के लिए करेंगे यहाँ पर, इस फॉर लूप के बाद। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हुआ। क्यों करा इसके बाद, क्योंकि जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, एक रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद एंटर मार के तो अगली वाली के लिए नीचे आऊँगा ना अगली लाइन में। तो एंटर का काम यहाँ पर प्रिंट एल एन करता है जावा में, ठीक है। तो ये करेगा ये कि भाई अंदर वाला लूप तुम्हारा वो प्रिंट कर देगा, जैसे ये था, क्या था, वन फिर टू फिर थ्री, ऐसा इसने प्रिंट करा। थ्री वाला एंटर मारेगा, तो एंटर मारेगा तो इसकी बदौलत हम यहाँ आ जाएंगे अगली लाइन पे, इस तरीके से। फिर अगले लाइन पे जब आएंगे, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर दोबारा जब चलेगा, फिर अंदर वाला फिर से प्रिंट करने बैठेगा, तो फिर ये चार पाँच छः इस तरीके से प्रिंट करेगा। मतलब बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हो रहा है काम। तो अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ जो ये काम करा है, हमने यहाँ पर एरे प्रिंट करा है और यहाँ पर इनपुट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे एक लाइन, जैसे मैंने लिखा था यहाँ एंटर द साइज़, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, एंटर द एलिमेंट इन द एरे। सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ये एक लाइन हुई। और यहाँ पर भी लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट करने से पहले क्या लिखेंगे, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये मारा स्पेस और लगाया एक कॉलन, ठीक है।
अब ये दो काम तो हो गए। फिलहाल हमने सिर्फ टास्क 1 निपटाया है कि प्रिंट करना है एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये था टास्क 1। अब दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क है कि जो हमारा एरे है उसके हर रो का सम। अब देखो यहाँ तक तो इनपुट वाला काम निपट चुका है और यहाँ आउटपुट दिखाने वाला काम निपट चुका है। अब हमें क्योंकि एक और काम करना है तो हम उसके लिए फिर से लूप लगाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले दो लूप का काम तो था भाई, पहले वाले का था इनपुट लेने का, उसने करके रख दिया अपना काम। इसका था आउटपुट देने का, एरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दिया। अब जो अगला वाला काम है वो करना है हमें कि हमें सम निकालना है एलिमेंट का, जो एक हर एक रो के एलिमेंटों का। उसके लिए फिर से लूप लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा वो भी सुन लो, क्योंकि हमें हर एलिमेंट में आना है, हर रो के। तो हर पहले तो हर रो में आएंगे तो एक लूप तो उसके लिए लगेगा, फिर हर रो के हर एलिमेंट में आएंगे, दो लूप लगेंगे इसलिए। तो बात वही है, फिलहाल दोबारा हमें यहाँ पर दो लूप लगाने। आई इक्वल टू स्टार्टिंग वहीं से है, आई लेस देन एन आई, और क्या है प्लस प्लस। इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या आएगा? फॉर जे आएगा, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर दो लूप लग तो गए, लेकिन हमें, तुम्हें अब देखो एक बात याद रखनी होती है। जो ये बाहर वाला लूप है, मैं कमेंट करके बता देता हूँ। ये जो बाहर वाला लूप है इसको तो हम बोलते हैं आउटर लूप। पहली चीज़ ये हो गया आउटर लूप, ये तुम्हें समझाने के लिए कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला होता है इनर लूप। इनर लूप, आउटर लूप का काम होता है हर रो पे आना। हर रो पे आना इसका काम होता है, तुम ऐसा समझ लो। हर रो पे आने का मतलब ये है, बाहर वाला लूप यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अंदर वाला लूप उसके एलिमेंटों पर जाएगा। मतलब अंदर वाला लूप का काम ये होता है कि बाहर वाला रो पे आके बैठ गया, फिर अंदर वाला उसके हर एलिमेंट में जाता है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँ तो ये आया रो पे, ये जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ईच रो। ये कमेंट पेपर में मत करना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बस ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, तो उसका काम है रो पे लाना। और जैसे जैसे मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल जाना है तो ऐसा समझ लो, जैसे तुम्हारे पेरेंट हैं जो तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो एक तरीके से आउटर लूप हो गए। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जा करके स्कूल के गेट पे रख देंगे, स्कूल के गेट पे छोड़ के आ जाएंगे मतलब, ठीक है। तो वो तुम्हें स्कूल के गेट पे छोड़ के आ जाएंगे। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जब तुम्हें अपनी क्लास में जाना है तुम खुद जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जब पीटी का पीरियड होगा तो तुम ग्राउंड में जहाँ तुम्हारा खेलने का होता है वहाँ तुम खुद जाओगे। मतलब ऐसा समझ लो, पेरेंट तुम्हारे हैं आउटर लूप, उन्होंने तुम्हें बस ला करके रख दिया वहाँ पर पहली रो पे, मतलब स्कूल पे ला के रख दिया, ला के छोड़ दिया। अब उसके बाद अंदर हर एक एलिमेंट में जाना है, वो फिर दूसरा लूप करेगा। मतलब यहाँ पर समझ लो कि तुम ही हो दूसरा लूप, तो तुम खुद अपने आप जा रहे हो हर क्लास में, जहाँ जहाँ तुम्हारी जो क्लास है, जो पीटी का पीरियड है तो उसमें तुम्हारा सिंगिंग का है जो है। तो इसी तरीके से बाहर वाला लूप भी काम करता है। वो भाई तुम्हें रो पे ला के छोड़ देगा, फिर अंदर वाला लूप शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, हर एलिमेंट में जाता है, ठीक है। और हर एलिमेंट में जाने के बाद क्या करेगा, तो जब वो हर एलिमेंट में जाएगा तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें उन एलिमेंटों का सम करना है, प्रोडक्ट करना है, हमें करना क्या है, या सिर्फ प्रिंट करने हैं। तो फिलहाल तो ऊपर जैसे हमने यहाँ क्या करा था, यहाँ सिर्फ प्रिंट करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर हमने इसको सिर्फ प्रिंट करके दिखाया था। अब यहाँ पर हम उनका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए एक वेरिएबल बना दिया सम नाम का, लेकिन वो वेरिएबल कहाँ बनेगा, वो बनेगा यहाँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कि एरे भी इंटीजर टाइप का है। और सम इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू दे दी ज़ीरो, क्योंकि इनिशलाइज करना पड़ेगा हमें किसी में। जैसे सम में हम क्योंकि ऐड करेंगे, तो किसी वेरिएबल में अगर तुम कुछ ऐड करते हो तो उसमें पहले से कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमने ज़ीरो दे दी, ठीक है। इनिशलाइज करना बोलते हैं इसको। तो सम इक्वल टू क्या होगी वैल्यू सम की, सम प्लस एरे का। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। पहले ज़रा देख लो, एरे का आई जे लिखा मैंने और ये करा काम इसका। अब इसका मतलब है कि जो सम है, सम में क्या आएगा, सम में आएगा एरे का आई और जे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने तुम्हें बताया था बाहर वाला लूप जाता है हर रो में, तो बाहर वाला लूप इस रो में आके बैठ गया। अंदर वाला लूप क्या करता है, अंदर वाले लूप में, जो ये अंदर वाला लूप है इतना, इसमें बारी बारी हर एलिमेंट में जाएगा।
पहली बार जब हमारा अंदर वाला लूप चला होगा 1 पे गया होगा, अगली बार वो 2 पे गया होगा, तीसरी बार वो 3 पे गया होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझ लो ये जो मेरा अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, तो एक बार ए आई जे में 1 आ जाता है पहला एलिमेंट, अगली बार 2 आ जा रहा होगा जो दूसरा एलिमेंट है, और अगली बार 3 आ रहा होगा तीसरा एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत कीमती हैं, इनका मेरे को सम निकालना है। तो उसके लिए जुगाड़ मैंने ये लगाया कि मैंने सम में ऐड कर रहा हूँ बारी बारी जैसे ये एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एलिमेंट आए मैंने सम में ऐड कर दिया और उस वैल्यू को उठा के सम में वापस डाल दिया। फिर अगली बार फिर से वो नया एलिमेंट आया तो जो सम की पुरानी वैल्यू थी उसमें उसको ऐड किया और फिर वापस सम में डाल दिया। मतलब कुछ इस तरीके का हो रहा, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ। यहाँ देखो, एक तो है सम, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई जे, ये है आई और यहाँ है जे, कुछ इस प्रकार से है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा होगा। जब पहली बार लूप चला तो 0 था सम में, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस एरे के आई जे में कौन सा पहला एलिमेंट, भाई पहला एलिमेंट था 1, तो यहाँ आया होगा 1। अब ये बताओ, ये जब जुड़ेगा 0 में 1 तो क्या बना, 1 ना, तो ये 1 बना और ये 1 यहाँ से जाके जो बना इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैंने लिखा क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आई जे। तो भाई जब यहाँ पर 0 प्लस 1 क्या बना, 1 बनाना, तो कुछ ऐसा हुआ 0 इक्वल टू 1, तो 0 इक्वल टू 1 बना, तो बाद में ये वाली 1 वाली वैल्यू उठ के इसकी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, तो अभी यहाँ का 0 हट गया और वो क्या बन जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये कि सम में आई वैल्यू 1। इतना तुम्हारे समझ में आया। फिर दोबारा ये चला होगा, दोबारा ये चला मतलब दोबारा आगे बढ़ा, ये वाली लाइन जब दोबारा चली, ठीक है, तो तब हुआ यूँ, जो हमारा लूप था वो लूप आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो यहाँ पर अब अगला एलिमेंट आया होगा हमारा। तो अगला एलिमेंट कौन था, 2, तो 2 आया लेकिन सम की वैल्यू पहले से थी 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पर आया 2, बहुत बढ़िया, तो कुछ ऐसा बना 1 इक्वल टू कौन, अब आएगा यहाँ पर 3, क्योंकि ये दोनों ऐड होके बन गए 3, तो इसका मतलब बाद में सम में ये वैल्यू चलेगी और वो बन गई 3। फिर दोबारा जब ये लूप चला तो हुआ यूं, क्या हुआ, अब यहाँ 3 था, 3 इक्वल टू 3 प्लस कौन भाई, अगला एलिमेंट वो था, वो भी 3 है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 3। अब जो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ ना, मतलब ये सम की वैल्यू है, ये बताता है कि सम में इस समय 3 है। और यहाँ राइट साइड में, ये मैंने और वीडियो में भी समझा रखी जिनमें मैंने तुम्हें और क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनको भी देख लेना, ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 3 इक्वल टू, और एरे के क्वेश्चन है जो वहाँ भी मैंने चीज़ें हर बार समझाई हैं। यहाँ पर आया 6, ठीक है, 3 + 3 6, तो अभी पुरानी वैल्यू रिप्लेस होकर 6 बन जाएगी, ऐसा हुआ कुछ। ठीक है, तो पुरानी वाली वैल्यू में हो गई 6 बन गई, और यही सम में आखिरी वैल्यू आई, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस तरीके से काम हो रहा। तो मतलब जब सम में जब ये लूप पूरा चल जाएगा अंदर वाला, तो क्या आया होगा, इसमें आया होगा जो फाइनल सम है रो का। तो मेरे को प्रिंट क्या करवाना है, मेरे को प्रिंट करवाना है सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1 इक्वल टू 6। देखो मैं कैसे करवाऊँगा प्रिंट, मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम ऑफ एलिमेंट्स इन रो। अब उसने बोला है वहाँ पर रो 1, अब मैं रो 1 कैसे लिखूँ, तो रो 1 लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो। अगर मैं यहाँ सीधा लिख दूँ, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ रो 1, तो तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर बार जब ये लूप चलेगा तो वो रो 1 प्रिंट करेगा। तो उसमें दिक्कत क्या है बोलोगे तुम, तो उसमें दिक्कत ये है कि भाई अगली बार से रो 2 प्रिंट करना है और अगली बार रो 3 प्रिंट करना है। मतलब मैं ये जो 1 2 3 है ये वैल्यू मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं मेरे को वेरिएबल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मतलब मैं यहाँ सीधा वैल्यू नहीं दे सकता, मेरे को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ हम ये लगा सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट इन रो लिखा, तो उसके बाद ऐसी किसकी वैल्यू है जो मेरे को रो मतलब 1 दे दे एक बार, अगली बार 2 दे दे। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक लूप है हमारा आई, और मैंने क्या बताया ये हर रो पे आता है। तो पहली बार ये रो पे आ रहा होगा इस वाली,
पर याद रखो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग क्योंकि 0 से होती है, पर मेरे को जो आउटपुट चाहिए वहाँ पर 0 नहीं चाहिए। 0 वाली रो को मेरे को यहाँ 1 लिख के प्रिंट करना है। मतलब पहली वाली रो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा ना, पहली वाली रो को हम 0 भी बोल देते हैं और कई जगह इसको 1 भी बोलते हैं। पर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है रो 1 बोला है पहली वाली को, पर अगर मैं आई के हिसाब से चलूँ तो उसके लिए तो वो रो 0 है। तो जब यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ ना तो बस मेरे को i+1 कर देना है। तो क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होगी आई की, 1 प्रिंट ऐड कर दूंगा उसमें तो 1 बन जाएगी, 0+1 1 हो जाएगा। तो इसलिए वो लिखा आएगा, तो ऐसा आएगा सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1। यहाँ तक क्लियर है? इन रो 1 के बाद क्या बोला था, एक इक्वल टू भी ठूसना है। उसके लिए एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। इक्वल टू देखो ये स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूँ, तुम बोलोगे यार कर क्या रहे हो। देखो भाई, जिस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है यहाँ पर, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो ऐसा कैसे छापना है, तो इसे ऐसे लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, प्लस करके i+1 लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो प्लस करके इसमें जोड़ा। जब प्लस करके तुम जावा में स्ट्रिंग के पीछे कुछ चीज़ लगाते हो तो ये अगर उसकी वैल्यू देखो इसकी कुछ वैल्यू है ना, तो पहले वो उसको इवेल्युएट करेगा और उसके बाद वो उसके पीछे अटैच कर देगा। तो तभी इस प्रकार से लिखा आएगा कि सम ऑफ एलिमेंट इन रो 1, ठीक है। प्लस फिर से प्लस इसलिए लगाए, फिर से एक स्ट्रिंग, फिर से मतलब मैं इक्वल टू लगाना चाह रहा हूँ पर इक्वल टू सीधा नहीं लगा सकता ना। इक्वल टू एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब वो उसका कुछ कोई वैल्यू मुझे नहीं कैलकुलेट करनी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसलिए उसको इन्वर्टेड कोड्स के अंदर रखा है इक्वल टू। अब उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या प्रिंट करवाना है मेरे को, वैल्यू प्रिंट करवानी है। वैल्यू वैल्यू किस में होगी, वैल्यू सम नाम के वेरिएबल में होगी ना, तो मतलब अब सम को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्लस करके सम को प्रिंट करवा दिया और काम मेरा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे को मतलब सम प्रिंट हो जाएगा रो का, और बस हो गया। और क्या करना है अब, अगर इसे चला के देखें एक बार, देखते हैं चला के, कहीं पर कुछ चीज़ छूटी है बता रहा है। हाँ तो यहाँ पर सेमी कॉलन छूट गया। अच्छा इसका ना ऐसी चीज़ों का ध्यान भी देना, पेपर में कई बार छूट जाते हैं, कई बार हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं ध्यान नहीं रहता, तो इनका याद रखना, ये चीज़ें भी ज़रा ध्यान देना। एक बार जब चेक करते हो ना कि देख लेना कि प्रिंट विंट में कहीं सेमी कॉलन तो नहीं छूटा है, और कहीं तुमने गलती से फॉर लूप के आगे तो नहीं लगाया है सेमी कॉलन, तो उसका भी ध्यान रखना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब देखो इसने बोला है एंटर द साइज़, तो साइज़ कितना दूँ, 3 दे देता हूँ। एंटर द एलिमेंट बोल रहा, तो मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसने बोला एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म ये रहा, और सम ऑफ एलिमेंट 6 15 24, आउटपुट सही आ रहा, 6 15 24 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आउटपुट मेरा बिल्कुल सही है। थोड़ा मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सुंदर दिखाना चाहते हो तो मैंने पहले भी बता रखा है, तुम यहाँ पर एक स्पेस भी मार सकते हो, ठीक है। जब तुम एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर रहे होते हो मैट्रिक्स वाले के लिए तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, बस ये बात है। बाकी तो हमारा बिल्कुल सही है और एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऊपर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे उम्मीद है भाई तुम्हें क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तुम मतलब इसको याद रखना, याद रखना मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और इसका लॉजिक समझना। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरीके से इसमें एलिमेंट का सम निकालेंगे। तो देखो पहले तो हमें 2D एरे लेना है, और उसमें यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि जो साइज़ होगा वो n×m होगा। तो n यहाँ पर रो को डिनोट करता है और कॉलम को m डिनोट करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ होगा n/m, मतलब ये हमें यूज़र से इनपुट में लेना है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ होगी वो हम n में स्टोर कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम होगी वो हम m में स्टोर कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं वो तो आपको वैसे पता है, मैं फिर भी एक बार आपको समझा दूंगा। दूसरा बोला है कि प्रिंट करना है एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि इसका लॉजिक किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि जो हमने एरे इनपुट में दिया है उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये ऐसे कह लीजिए कि 2×3 उसका साइज़ है, ठीक है। 2×3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। तो जो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है उनमें एलिमेंट हमारे कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है और 1 है। अगर क्वेश्चन मेरा आया होता कि मुझे सम ऑफ रो निकालना है, एलिमेंट ऑफ ईच रो, तो तब मैं ऐसे करता 2 4 और 3 को ऐड करता, जो मैंने कि पिछली वीडियो में आपको कवर करके दिखा रखा है। यहाँ पर ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम बोला है, तो जैसे पहली कॉलम ये है
तो इसका मुझे आउटपुट जो दिखाना होगा किस तरीके से आना चाहिए आउटपुट कि सम ऑफ फर्स्ट कॉलम या जो भी है कॉलम वो कितना आएगा 5 + 2 क्या हुआ 7। इसी तरीके से दूसरी कॉलम का जो मेरा सम ऑफ एलिमेंट आने चाहिए वो कितना होगा 7 + 4 कितना हुआ 11। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी कॉलम का एलिमेंटों का सम हो गया। इसी तरीके से तीसरी कॉलम के एलिमेंटों का सम 3 + 1 4 होगा। इस प्रकार से हमें अपने प्रोग्राम में लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हमने देखा कि भाई क्या हमें करना है। अब सीधा इसके कोड बनाते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि लॉजिक हम किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। सबसे पहले एक लाइन हम लिख देंगे, एंटर द, क्या लिखेंगे, system.out.println एंटर द नंबर ऑफ रोज। जब ये लिखा आएगा तो उसके बाद यूज़र हमें इनपुट करके देगा रोज़, और हमने अभी देखा था हमें n वाले वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो मैंने एक इंट n वेरिएबल बना दिया और उसमें स्टोर कर दूंगा sc.next int। तो जो भी उसने रो दी वो क्या है, वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना ये रोज़ के लिए n है। इसी तरीके से एक m वेरिएबल भी बना रखा था, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, उसमें हम अपनी कॉलम स्टोर करेंगे। तो ये वाला जो है ये कॉलम के लिए है, और इससे पहले लिख भी देंगे क्या कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके यहाँ पर आएगी एक लाइन, तो पहले वो रो देगा वो n में चली जाएगी, जो भी रो की वैल्यू होगी, फिर कॉलम की वैल्यू देगा वो m में चली जाएगी। अब मुझे एक एरे बनाना है, 2D एरे, इंट a इक्वल टू न्यू इंट। अब इसका साइज़ क्या होगा, इसका जो साइज़ होगा वो इनसे पता चलेगा जो n और m है, क्योंकि कॉलम और रो का नंबर तो इसी में स्टोर है। तो n इसकी रो हो जाएंगी और m इसकी क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी। जो भी यूज़र देगा वो यहाँ वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यूज़र ने अगर 2 और 3 दिया तो 2 और 3 साइज़ का एरे बनेगा। अगर यूज़र ने कुछ और वैल्यू दी n और m की, तो वो अपने आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर वो वैल्यू आएंगी और उसी साइज़ का हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब ये करने के बाद सबसे पहला काम क्या था, हमें एलिमेंट यूज़र से इनपुट में लेके अपने एरे में स्टोर करने। तो एक लाइन लिख देंगे, system.out.println एंटर द एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, तो ये लाइन लिखी आएगी कि एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। उसके बाद यूज़र हमारा एलिमेंट इनपुट करेगा। तो आपको पता है 2D एरे है तो 2 लूप रखेंगे, i = 0, i <n कहाँ तक, 12 वाला लूप रो के लिए होता है। ठीक है ना, तो <n, क्योंकि रो का नंबर n में स्टोर है, और i++। ऐसे ही अंदर वाला चलेगा फॉर इंट j = 0, j <n कहाँ तक m, क्योंकि m में मेरी कॉलम है। ठीक है ना, और j++ यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद यूज़र इनपुट में वैल्यू देगा तो हमें लेनी है। तो हमें लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर से स्कैनर का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करूँगा और इस तरीके से इनपुट में ले लूँगा। तो ये हमारा जो लॉजिक है, ये जो हमने बना रखा है, ये फ़िलहाल ये क्या कर रहा है, ये हमारा इनपुट ले रहा है एलिमेंट को, और यहाँ पर आएगा i और j, क्योंकि मैं i में जो भी रो की वैल्यू आ रही है और j में जो भी कॉलम की वैल्यू आ रही है उस पर वैल्यू उठा कर डलवा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो इतना पोर्शन है ये सिर्फ इनपुट लेने का होता है। ठीक है, जो ये 2 फॉर लूप यहाँ तक लगाए हैं। तो इसको तो आपको हर क्वेश्चन में जो एरे का आएगा स्कूल में, वहाँ पर इनपुट लेना होगा। 2D एरे है तो इसका तो यूज़ तुम करोगे ही करोगे। ठीक है, तो लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार जब हमने इनपुट कर लिया एलिमेंट, उसके बाद इसको हमें प्रिंट करके दिखाना है मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर से एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिखेंगे, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये लाइन लिखी आएगी एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें प्रिंट करवाना है, फिर से लूप लगाना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला था इनपुट लेने के लिए, ये वाला है आउटपुट देने के लिए, या एक तरीके से कह लो कि हमें एरे प्रिंट करवाने के लिए ये कर रहे हैं। i <n कितना चलेगा, हमारा रो है n में। ठीक है, तो i <n और i++। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा सेम रहता है जो इनपुट वाला लिया है हमने उसके जैसे, जब हमें आउटपुट करवाना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इंट j = 0। यहाँ पर बच्चे गलती ये भी कर देते कई बार, वो यहाँ i ले लेते हैं और अंदर भी सेम वेरिएबल ले लेते हैं, वो गलती मत करना। ठीक है, मतलब इन बातों का भी ध्यान रखना। मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ तुम्हें कि क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं पेपर में जो तुम्हें अवॉइड करनी है। तो अभी यहाँ हमने लूप तो लिख दिया, लेकिन अभी मैंने प्रिंट नहीं करा, तो मेरे को फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा system.out. इस बार आएगा प्रिंट। प्रिंट क्यों, क्योंकि मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, तो भाई मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करूँगा तो एलिमेंट रो में प्रिंट करने पड़ते हैं।
पहले रो में प्रिंट करूँगा, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 प्रिंट करना है तो 1 आएगा कुछ इस प्रकार से। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में 1 के नीचे जो भी वैल्यू है, मान लो 4 है, 2 के नीचे 5 है, 3 के नीचे 6 है, इस प्रकार से आएगा। तो क्योंकि मेरे को एक लाइन में प्रिंट करना है एलिमेंट, मैट्रिक्स तभी बनेगा ना जब एक लाइन में जितने भी एलिमेंट है रो के वो प्रिंट करूँगा बारी बारी। तो उसके लिए मैं यहाँ प्रिंट का यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एलन का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एलन का यूज़ करूँगा तो एक लाइन में एक ही एलिमेंट आ पाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आया, इसको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में समझा भी रखा है, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो उसको आप देख लेना, जहाँ मैंने सम ऑफ एलिमेंट ऑफ रो समझाए हुए हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आया, उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट किसे करना है मुझे, अपने एरे को। और एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है ए। एरे का क्या प्रिंट करना है, एरे का आई और जे वाला एलिमेंट, ठीक है, जो ऊपर इनपुट ले रहे थे बस उसे यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक एंटर डलवाएंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं एक रो को प्रिंट कर दूंगा नेक्स्ट फिर अगली रो में आने के लिए एंटर भी तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ना। तो एंटर का यूज़ करने का तरीका क्या होता है जावा में, मैंने बता रखा है, खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख करके छोड़ देते हैं, ये एक तरीके से एंटर का काम करता है। तो जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, मेरी जो पहली वो है क्या बोलते हैं रो, वो प्रिंट हुई तो आया जैसे 1 2 3, ये जो मेरा 1 2 3 आया होगा ये मेरा ये ऊपर वाले की मदद से आया होगा। फिर इसके बाद ये वाला एंटर का काम करके इसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, ऐसा समझ लो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन में। अब ये इसकी मदद से जब नेक्स्ट लाइन में आया तो जो वैल्यू है अगली, जैसे मान लो 4 है, 5 है और 6 है, वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स बनेगा। अंदर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन में प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो प्रिंट एलन है वो एंटर मार के हमें नेक्स्ट लाइन में पहुंचाता है। और यहाँ पर इनके बीच में हम स्पेस भी अगर डलवाना चाहते हैं तो प्लस करके एक स्पेस दे सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आउटपुट। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट, ठीक है। अब जब ये हो गया उसके बाद अब सेकंड पार्ट पे हम आएंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कि हमें जो अपना एरे है उसके रो नहीं कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालना है। तो अब मैं कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालूंगा, उससे पहले एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हम लगाएंगे लूप। अब ये जो लूप हम लगा रहे हैं ये हम कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालने के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब थोड़ा ध्यान देना, मैं आई लेस देन एम लिख रहा हूँ और आई प्लस प्लस। अब बताओ मैंने यहाँ पर कुछ अंतर, कुछ मतलब तुम्हें डिफरेंस लग रहा है ऊपर वाले लूप से अगर हम कंपेयर करें तो। ऐसे अगर मैं जे के लिए लिखूँ जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, तो मैं एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जब हमने इनपुट लिया था तो हमने लेस देन एन लिया था, क्योंकि भाई बोला था हमें कि एन रो है और एम कॉलम है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ भी हमने ऐसे ही करा, लेस देन एन रो के लिए लिया, एम कॉलम के लिए था, और उसी तरीके से काम हमने करा। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब हम बाहर वाले लूप को रो के लिए नहीं चला करके किसके लिए चला रहे हैं, कॉलम के लिए, क्योंकि एम थी कॉलम, और अंदर वाले को किसके लिए चला रहे हैं, रो के लिए। जब पता चल रहा है ना डिफरेंस, देखो ये वाला मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, ये वाला रो के लिए चल रहा था और ये वाला कॉलम के लिए। ऐसे ये वाला किसके लिए, रो के लिए चल रहा था और अंदर वाला कॉलम के लिए। तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उल्टा इसलिए किया क्योंकि जो हमें करना है, जो हमें आउटपुट देना है, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें सम निकालने को बोला जाए और जिस चीज़ का बोला जाए, जिस चीज़ का मतलब अगर तुम्हें रो का बोला गया तो रो का वाला रो की वैल्यू ऊपर आएगी। यहाँ पर मैं बोला कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, तो मतलब हम कॉलम को ध्यान में रखते हुए अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए कॉलम ऊपर आएगा, कॉलम पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि हम हर कॉलम के लिए लूप चला रहे हैं अब, तो बाहर वाला लूप एक कॉलम में आएगा और अंदर वाला उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको पिक करके उनका सम निकालेगा। ये तरीका है। आ रही ना बात समझ में।
रो वाला जब हमने करा था पिछला क्वेश्चन, उसमें हमने यहाँ रो लिया था, मतलब नॉर्मल हम चले थे जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे, क्योंकि क्योंकि देखो वहाँ पर हमें रो के एलिमेंट का सम निकालना था, तो इसलिए बाहर वाला जो लूप था वो एक रो में आके बैठ गया, फिर अंदर वाले ने उसके सारे एलिमेंटों का सम निकाला। तो इसलिए वहाँ पर हम नॉर्मल वे में चलते हुए आए और वहाँ पर हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉलम का एलिमेंटों का सम निकालना है, और कॉलम के एलिमेंट का सम निकालने के लिए कॉलम में आना पड़ेगा। तो उसके लिए बाहर वाला लूप हम कॉलम के लिए लगाएंगे कि भाई पहली कॉलम में आके हम बैठ गए, फिर अंदर वाला उसके हर एक एलिमेंट का सम निकालेगा। एक तरीके से कह लो उसमें जो रो हैं, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, ये कॉलम है तो उसमें 2 रो हैं, तो इन 2 पे चलेगा, वो पहले 2 पे आएगा फिर 5 पे आएगा, इस प्रकार से इन दोनों का सम निकालेगा। बात क्लियर हो रही ना यहाँ पर? ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझा के भी दिखा दूंगा इसका ड्राई रन करके कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि किस मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जिसका सम निकालना है हम उसको एक तरीके से समझ लो, उसको ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं, या पहला वाला लूप उसके लिए चलता है। ठीक है, अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऊपर हमने क्यों नहीं करा ऐसा, ऊपर हमने रो क्यों लिया पहले और कॉलम को क्यों नहीं लिया? तो भाई उसका उसका रीज़न ये है, जब भी हम इनपुट लेते हैं एरे में वैल्यू, हमेशा याद रखना कि रो पहले आती है। मतलब जो तरीका होता है, देखो हर चीज़ का तरीका होता है ना करने का, तो ये डिफ़ॉल्ट वे है कि हम रो पहले लिखते हैं और कॉलम उसके बाद अंदर आती है। हम चलते इस प्रकार से हैं कि पहला एलिमेंट हम यहाँ इनपुट करेंगे, जैसे 2 करा, फिर 4 करा, फिर 3 करा, फिर 5 करा, 7 करा, फिर 1 करा। कोई अगर ऐसे उल्टा करना चाहे कि 2 5 4 7 3 1 तो वो भी कर सकता है, कोई मना नहीं है। पर हर चीज़ को करने का कोई हम एक तरीका पकड़ लेते हैं ना, कि बोलते हैं कि भाई हम इस तरीके से चलेंगे, करने का और तरीके भी होते हैं, तो वही है। तो हम ये नॉर्मल तरीका है इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि करने को तो दूसरा तरीका भी है पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम कोई भी तुमने देखा नहीं होगा कि कोई उसका यूज़ करता है। तो नॉर्मल तरीके से तो हम ऐसे ही चलते हैं कि भाई पहले रो को लेंगे बाद में कॉलम को लेंगे, पर क्योंकि यहाँ लॉजिक इस तरीके का हमें बनाना है तो यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो जब हमने ये कर लिया, हमने कॉलम और रो 2 के लिए लूप चला दिए, तो अब हमारी बारी आती है प्रिंट करने की, मतलब सम निकालने की, फिर उसको प्रिंट करने की। तो सम निकालने के लिए एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा इंट सम, किसका? कॉलम का ना, तो सम खाली सम करके वेरिएबल बना दिया इक्वल टू 0। ठीक है ना, सम इक्वल टू 0 करा, क्योंकि सम निकाल रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। जब भी किसी का सम निकाल रहे हैं तो उस वेरिएबल को तुम बिना वैल्यू के नहीं छोड़ सकते, एरर दे देगा, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें देनी पड़ती है। तो हमने 0, अब 0 क्यों दिया? देखो 0 देने का कारण ये है क्योंकि 0 में तुम कुछ भी जोड़ो तो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं उसमें कोई भी वैल्यू जोड़ूँ, 5 जोड़ूँ तो 5 ही रहेगी। तो मतलब 0 लेकर के ये है कि वैल्यू भी दे दी और उससे मेरा जो रिजल्ट है उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए, ये बात है, इसलिए हमने 0 दिया। अब यहाँ पर जब हम ये लूप चल रहा है मेरा, मैं क्या करूँगा, मैं सम इक्वल टू सम प्लस उसमें मैं अपने एरे को ऐड करूँगा। ठीक है ना, प्लस एरे के हर एक एलिमेंट को ऐड करूँगा। ठीक है ना, तो सम प्लस एरे का हर एक एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पहले जे लिखा और आई लिखा। अब ऐसा क्यों करा? देखो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि आप कॉलम का सम निकाल रहे हो, ठीक है, तो कॉलम को हम आई वेरिएबल से ट्रेस कर रहे हैं, तो आपने जे क्यों लिखा हुआ यहाँ पर और बाद में आई लिख रहे हो? अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसा कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि आपने पहले यहाँ पर लूप उल्टा चला रहे हो, पहली कॉलम के लिए चला रहे हो, बाद में रो के लिए चला रहे हो। यहाँ तक तो हमें समझ में आया, फिर आपने अंदर भी वैल्यू अपोजिट कर दी, चलो ठीक है, पर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो यही मैंने तुम्हें समझाना है। अब देखो ध्यान से, आते हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें बोलूँ कि जो मेरा ये 2 है, ये वाला 2, ठीक है, तो इसकी अगर मैं तुम्हें इंडेक्स की बात करूँ, इसका इंडेक्स में इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका क्या होगा, 0,0 होगा ना। ऐसी अगर मैं देखो बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुमने इसको समझ लिया ना, तुम लॉजिक खुद बना लोगे पेपर में, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने समझ लिया तो तुम खुद क्रिएट कर लोगे। तो बस ध्यान से सुन लो, 1-2 मिनट की बात है, अगर समझ में आ गया तो फिर तुम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसका 0,0 हुआ क्योंकि यहाँ रो पहले इंडेक्स है, तो ये 0, कॉलम के लिए भी 0। यहाँ पर रो तो मेरी पहली ही है, 4th वाले के लिए भी रो पहली है तो 0 रहेगा, लेकिन कॉलम दूसरी होगी तो इसलिए 1 हो जाएगा। अब ये मैंने पहले तुम्हें समझा रखा है कि याद रखना इंडेक्स 0,0 से स्टार्ट होते हैं। भले हम इसे कॉलम 1 बोलते हैं और रो 1 बोलते हैं, पर जब इंडेक्स की बात करें तो वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं।
तो इस प्रकार से तीसरे वाले का क्या होगा, तीसरे वाले का होगा रो तो पहली वाली ही है तो 0 रहा, कॉलम तीसरी होगी तो उसका 2 हो गया। अब ऐसे इस 5 वाला जो एलिमेंट है इसकी बात करूँ तो इसका क्या होगा, रो 2 है तो मतलब 1 कह लो इंडेक्स, ठीक है। जो भी रो का नंबर है उससे एक नंबर कम होता है इंडेक्स, तो अगर रो 2 है तो इंडेक्स होगा 1, और पहले हम रो का लिखते हैं बाद में कॉलम का, तो रो का 1 हो गया, कॉलम है 1 तो उसमें से 1 माइनस कर लो तो 0 हो गया, ठीक है। ऐसी अगले वाले की बात करूँ, ये मैंने सब पिछली वीडियो में समझा रखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एरे की जो मैंने एरे की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें देख लेना, मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझा रखा है कि उसमें कई टीचर यहाँ पर रो 0 भी बोलते हैं, कॉलम 0 भी बोलते हैं, कई रो 1 बोलते हैं, कॉलम 1 बोलते हैं, तो वो सब बातें मैंने वहाँ क्लियर कर रखी, तो एक बार सीक्वेंस में देखोगे ना तो डाउट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर रो तो मेरी 2 ही है तो उसका इंडेक्स 1 ही रहेगा, कॉलम 2 होगी तो उसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, रो तो मेरी वही है पर कॉलम बढ़ गई मेरी तो यहाँ 2 हो गया। अब ये है इनके इंडेक्स। अब ज़रा यहाँ पर आके समझते हैं हो क्या रहा, प्रोग्राम चल कैसे रहा होगा, इसको समझ लो फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा बाहर वाला लूप था ये लेस देन m चल रहा है, और अगर इस प्रोग्राम के हिसाब से देखूँ मैं तो मेरा m है 3, तो लेस देन 3 चल रहा है। क्यों, क्योंकि मेरी 3 कॉलम है और मेरे को तीनों कॉलम का प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट, तो इसलिए 3 बार चलाया, एक बार कॉलम 1 के लिए, कॉलम 2 के लिए, कॉलम 3 के लिए, ये तो हमारे समझ में आ रहा है। जे कितना चलेगा, लेस देन n क्या है मेरा रो का नंबर, वो क्या है 2, तो ऐसा कह सकते हैं हर कॉलम के लिए अंदर वाला लूप 2 बार चल रहा है। और क्या ये बात सत्य है, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हर कॉलम के लिए 2 बार चलेगा क्योंकि हर कॉलम के अंदर 2 रो आ रही हैं। क्लियर, कॉलम 1 के लिए भी ये 2 रो हैं, कॉलम 2 के लिए भी ये 2 हैं, कॉलम 3 के लिए भी ये 2 हैं, तो यहाँ तक सब ठीक है। जब सम निकाल रहे तो यार यहाँ पहले जे क्यों ले रहे और आई क्यों ले रहे, अब उसका रीज़न समझ लो। ए जे हमने इसलिए करा क्योंकि देखो जे में जब मेरा पहली बार ये लूप चल रहा होगा तो क्या वैल्यू आ रही होगी, 0 ना, 0, और जब बाहर वाला भी पहली बार चल रहा था तो 0 था, बाहर वाला चला 0 के लिए, उसके लिए अंदर जे वाला चला, पहली वैल्यू आई 0, तो मेरा कुछ ऐसा बना 0 और 0, ठीक है, आई में भी 0 है, जे में भी 0 है, तो मैंने जे और आई लिया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनाना कि मैं ले रहा हूँ एरे कौन सा वाला, जिसके यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, कुछ ऐसा बनाना ये, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 0 0 वाला वैल्यू मैं उठा रहा हूँ, तो वो कौन है 2, तो पहली बार मेरे सम में कौन आया होगा, सोचिए बताओ, पहली बार मेरे सम में, मैं नेक्स्ट लाइन में कमेंट करके लिख देता हूँ, पहली बार आया होगा 2, ठीक है। क्लियर, आगे फिर मेरा लूप बढ़ा, इसके बाद लूप आगे बढ़ा तो अंदर वाला लूप की वैल्यू होगी 1 होगी, 1 लेस देन n है, तो n तो मेरा 2 था तो बिल्कुल लेस देन n है, तो 1 हुई, तो यहाँ पर 1 कर दी मैंने। अब समझो यहाँ, अब जब इस लाइन में आए तो हुआ a j और i, जिसका मतलब ये बना कि a, अब j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और i की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो बना a10, और a10 कौन है, a10 है 5, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट उस कॉलम में। तो अब मेरे सम में कौन जुड़ेगा, 5, तो सम तो वैसे पहले मेरा क्या था 2 था, और उसमें अगर 5 कोई जोड़ दे तो क्या बन जाता है 7, तो मेरे सम में फाइनल वैल्यू आ रखी है 7, और वो ही मेरी पहली कॉलम का एलिमेंटों का सम है। अब तुम बोलते कि अगर मैं यहाँ आई जे लिखता तो खुद देख लो, अगर आई पहले होता जे बाद में होता तो ये बनता 0 1, और अगर ये 0 1 बनता तो वो कौन है, ये वो ये है, तो वो इसका सम जोड़ देता, उसमें जो मेरा गलत आंसर आता वो आता 6, तो वो कोई सही आंसर नहीं है, तो इसलिए हमने जे आई करा। क्लियर है ना, देखो लॉजिक को समझा करो, तुम भले रट 5 मिनट में रट लोगे और समझने में भले तुम्हें 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन रटा हुआ याद रखना कि एक दिन से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में टिकने वाला नहीं है, लेकिन तुम अगर किसी चीज़ को समझते हो ना तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारे दिमाग में टिकी रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म तो सुना ही होगा, तो कोई चीज़ अगर रटते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वो थोड़ी देर के लिए रहती है, कुछ चीज़ समझते हो लॉजिक के साथ तो वो फिर हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही, कई बातें होंगी बचपन की ऐसी जो कभी तुमने समझी होगी, कोई किताब में पढ़ी होगी, कोई पोएम या कुछ चीज़ ऐसी जो दिमाग में अभी भी याद आ जाती है, या कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे करे होंगे, होता है, ठीक है। तो वो तभी होता है जब तुमने उसको ध्यान से लॉजिक समझ करके कोई डाउट नहीं रहने दिया हो अपने दिमाग में, अगर रटते हो तो वो
तुम्हें भी पता है, एक दिन पहले रटोगे वो अगले दिन सारा साफ हो जाना है। ठीक है, तो समझा करो, डाउट आता है मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मेरा सम बना है 7। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको प्रिंट करना है ना। प्रिंट करने के लिए बस एक लाइन लिख दूंगा, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर आएगी लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पर अब प्रिंट क्या करना है। प्रिंट करने से पहले एक बार लिख भी दूंगा कि किसका प्रिंट कर रहा हूँ मैं अब, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, कौन सी कॉलम, पहली कॉलम ना, तो कॉलम पहली वैल्यू कहाँ से निकालूँ, ऑफ कॉलम पहली कैसे निकालूँ, 1 कैसे लिखूँ मैं, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, मैं चाहता हूँ ऐसा लिखा है जैसे पहली वाली का सम आने से पहले लिखा है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, फिर उसका सम प्रिंट हो जाए, फिर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 2, फिर उसका सम प्रिंट हो जाए, फिर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 और उसका प्रिंट हो जाए। तो कैसे होगा, तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम प्लस, अब मेरे को 1 कौन देगा, मेरे को 1 कौन देगा, देखो कॉलम को कौन ट्रेस कर रहा है, ये कर रहा है, 3 कॉलम है तो ये 3 बार चल रहा है, पर इसकी वैल्यू पहले हो रही है 0, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस करके 0 हो रही ना, पर मेरे को 1 चाहिए, तो मैं इसमें अगर i+1 लिखूँ तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये लिखा है यहाँ सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, आई की वैल्यू थी 0, तो 0 में 1 प्लस क्या हुआ, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पर, और इक्वल टू ये इसकी वैल्यू हमने कर दी प्रिंट, इक्वल टू लगा के, किस में है वैल्यू, वो मेरी है सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब देखो समझ लो ये करा क्या मैंने, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, ये तो ऐसी कैसी आएगा, इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा है। इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे इसको इवेल्युएट करके, तो इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, प्लस से इसको इसके पीछे मैंने अटैच कर दिया। एक तरीके से हम प्लस का यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेट, मतलब अटैच करने के लिए स्ट्रिंग में किसी चीज़ को, फिर से प्लस करके इसको, ये स्ट्रिंग थी इसमें तो कुछ इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा, फिर से प्लस करके सम लिख दिया। सम को हम चाहते हैं कि इसकी वो वैल्यू प्रिंट करे, तो इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, और इसको लिखना भी मत, वरना वो इसकी वैल्यू नहीं, वो इसी को उठा करके ऐसे ही चिपका देगा स्क्रीन में, और SUM सम लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें, ना कि ओरिजिनल सम जो कैलकुलेट करके आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। ये होने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सीधा एग्जीक्यूट करके देखना है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है, कई लोग यहाँ पर इंडेक्स लिख करके करते हैं, मैं अभी तुम्हें वो भी दिखा दूंगा। एक बार इसका ज़रा हम आउटपुट देख लें कि कैसा आ रहा है, ठीक है। तो बोला एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैं वही ले लेता हूँ, 2 रो और 3 कॉलम हो गई। एलिमेंट जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिए थे 2 4 3 5 7 1, ठीक है, 2 4 3 5 7 1, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो सही है, 2 4 3 5 7 1 बोल रहा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। ये तो मैंने खाली यहाँ पर हमने ये लाइन सिर्फ ये बताने के लिए लिखी कि हम मतलब प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं, तो अगर तुम हटाना चाहते हो उसको हटा दो, क्योंकि वैसे भी ये कुछ खास लग नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर या तुम ये लिख सकते हो कि प्रिंटिंग सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, हाँ ये लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ लिखा है। तो अगली पे आते हैं जो मेन है हमारी, कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 इक्वल टू 7। तो अब देख लेते हैं 5 + 2 कितना हुआ 7, अगली वाली का 7 + 4 कितना होना चाहिए था 11। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, 11 की जगह मेरा 18 आ रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि 11 में मेरा ये ऊपर का 7 भी ऐड हो जा रहा है ना, यही हो रहा है। देखो अब ये मैंने क्यों करा और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलतियाँ तुम पेपर में ना करो। मैंने सम वाला वेरिएबल बनाया था बाहर, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सम वाला वेरिएबल अगर मैं बाहर बनाता हूँ, दिक्कत इसमें ये होती है, एक बार जब ये किसी एक कॉलम का सम प्रिंट कर देगा ना, उसके बाद इसकी वैल्यू जो इसमें वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो फिर जब ये अगले कॉलम का सम प्रिंट करने जाएगा ना, तो पुरानी वाले की वैल्यू भी उसमें ऐड कर देगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इस वेरिएबल को तुम यहाँ पर इस लूप के अंदर बनाओ। तो इससे क्या होगा, तो इससे भाई ये होगा, बताओ क्या होगा इससे, जब हमारा लूप चलेगा ना, तो इसमें ये होगा कि हमारा पहली मान लो जो कॉलम है मेरी, उसका सम यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसका प्रिंट होने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, तो फिर से मेरा सम वाला वेरिएबल एक तरीके से रीसेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गया वो। तो फिर दोबारा जब अगली कॉलम का वो वैल्यू ऐड करके प्रिंट करेगा तो अब हमारा आउटपुट सही आएगा। तो तुमने यहाँ देखा कि छोटी सी गलती करके ना पूरे लॉजिक का गुड़ गोबर हो जाता है, पूरा बैंड बज जाती है। तो भाई इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गलतियाँ तुमने पेपर में नहीं करनी, तभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये सब करके, ठीक है। तो ये तुमने मानी, दोबारा नहीं करनी। यहाँ पर जब एक बार देख ली, इसको समझो, इन चीज़ों का ना भाई तुम इन लॉजिक के साथ इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस दिया करो, वरना पता नहीं चलता फिर कि मार्क्स कहाँ कट गए। फिर तुम सोचते रहते हो कि प्रोग्राम तो सही बनाया था, मार्क्स कहाँ कट गए। तो मार्क्स यहाँ कटते हैं, ठीक है। अब देखो आउटपुट सही आ रहा है मेरा। तो देखा तुमने, बस मैंने कोई लॉजिक में चेंज नहीं करा, मैंने बस वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऊपर करा था, उसे नीचे कर दिया और पूरा आउटपुट बदल गया मेरा। यहाँ 18 था, अब 11 आ रहा और यहाँ 4 आ रहा, सही हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 314 और ये हमारा 11। तो भाई ये है, मतलब तुम्हें ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है जब क्वेश्चन करते हो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा था, अब जैसे मेरा आउटपुट लिखा आया यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और वो प्रिंट हो गए। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम विद इंडेक्स करके इंडेक्स प्रिंट करते हैं कि मतलब सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम विद इंडेक्स 0। अगर तुम ऐसा प्रिंट करना चाहते हो कि मतलब 0 इंडेक्स वाली कॉलम का सम ये है, तो वो भी तुम प्रिंट कर सकते हो, तब तुम्हें +1 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तरीका भी है, पर ये मेरे को ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है कि हम पहली कॉलम का ये है, दूसरी कॉलम का ये, तीसरी कॉलम का ये है। और अगर वो भी करना चाहते हो या तुम्हारा टीचर वैसे करवा रहा है तो तुम वैसे भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम वो वाला तरीका भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू क्रिएट अ 2D एरे एंड इनपुट एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र। तो पहले तो मैं बोला कि एक 2D एरे बनाओ और एलिमेंट यूज़र से इनपुट में लो, चलो ठीक है। फिर बोला है कन्वर्ट ऑल एलिमेंट इन लेफ्ट डायगोनल टू 0, ठीक है ना। कन्वर्ट करने को बोला है ऑल एलिमेंट इन लेफ्ट डायगोनल टू 0। अब जो क्वेश्चन बच्चे का आया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमें एरे जो प्रिंट करना है वो दोनों प्रिंट करने हैं, एक तो कि उसे ओरिजिनल एरे भी प्रिंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके साथ ही साथ उसे जो नया वाला एरे है जिसमें उसने लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट 0 कर दिए हैं वो वाला भी प्रिंट करना है। तो हमें 2 एरे प्रिंट करने पड़ेंगे, एक ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स फॉर्म में और दूसरा वाला जिसमें लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट 0 हो चुके हैं, वो दोनों प्रिंट करने हैं। तो इसका हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो सीधा आते हैं प्रोग्राम पर, आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और अगर सीधा मेरे साथ प्रोग्राम बनाना चाहते हो लैपटॉप या फ़ोन पे तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने क्लास बना दी डायगोनल नाम की, ध्यान से सुनना, साथ में समझते हुए चलेंगे। फिर मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर को यूज़ करने से पहले हमें इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऊपर स्टार्टिंग में हम पैकेज को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इतना हो जाने के बाद हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब उसके बाद सबसे पहला काम मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें एक 2D एरे बनाना है। तो 2D एरे बना लेंगे, इंटीजर टाइप का है, तो इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 2D एरे है तो उसका साइज़ कितना होगा। अब यहाँ पर हमें साइज़ की बात नहीं करी गई है, जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला नहीं गया है, लेकिन जब जर्नली तुम्हारा जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें बोला रहता है या तो हमें साइज़ यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा या फिर हमें बोला रहेगा कि जो हमारा साइज़ है वो पहले से दिया रहेगा कि तुम्हें 3x3 और 4x4 का एरे बनाना जो भी है। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देनी है, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बोला रहता है कि लेफ्ट डायगोनल को 0 कर दो या राइट डायगोनल को 0 कर दो या दोनों को 0 कर दो, दोनों को ऐसा कर दो, तो याद रखना उसमें रो और कॉलम इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी डायगोनल उसी में बन पाएगी सही तरीके से जिसमें मेरी रो और कॉलम सेम होगी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी तीसरी वाली कॉलम नहीं है तो मेरी डायगोनल तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और नीचे कोई तीसरा एलिमेंट होगा ही नहीं जो उसके लिए हो। तो सही तरीके से मेरी डायगोनल तभी बनती है जब मेरी रोज और कॉलम बराबर हो। तो जब भी डायगोनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके के भी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो याद रखना हमें जो कॉलम है और रो है वो सेम ही रखनी होती है। या क्वेश्चन में पहले से बोला रहता है कि तुम्हें इनपुट लेना है 3x3 का एरे या 4x4 का एरे, इस तरीके से, ठीक है। या जो भी तुम्हें इनपुट में लेना है साइज़, वो फिर या तो बोला रहेगा कि यूज़र से तुम मांग लो। तो मैं यहाँ यूज़र से ही ले लेता हूँ साइज़, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हम थोड़ा मतलब अपर वे में इसे कवर कर लेते हैं ताकि तुम्हारे दोनों इसमें कवर हो जाए। अगर पहले से दिया रहे तो तुम सीधा, जैसे बोला है तुम्हें अगर 3x3 का, तो तुम सीधा यहाँ 3 और 3 डाल सकते हो।
लेकिन अगर तुम्हें बोला ना गया हो कि कितने साइज़ का बनाना है, सिर्फ ये बोला रहे कि साइज़ यूज़र से लेना है, तो याद रखना हम इस बार सिर्फ साइज़ लेंगे, मतलब रो और कॉलम दोनों को सेपरेट नहीं लेंगे। क्योंकि क्या रीज़न है? रीज़न यही है क्योंकि जब भी हमारा डायगोनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें कॉलम और रो सेम होनी चाहिए। तो सिर्फ एक वैल्यू लेंगे यूज़र से इनपुट में कि एंटर द साइज ऑफ एरे, और जो भी वो साइज़ देगा उसी को हम रो की तरह भी ट्रीट करेंगे और कॉलम की तरह भी ट्रीट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं पहले साइज़ ले लेता हूँ इनपुट में यूज़र से, system.out.println, ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। अब एरे का जो साइज़ है वो इनपुट में देगा, तो एक साइज़ नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ साइज़, या एन करके कुछ भी ले सकते हो आप वेरिएबल, और sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है ना, इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके इनपुट में ले लेंगे। अब जो ये साइज़ आया मेरा, ये साइज़ मेरा रो भी होगा और कॉलम भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रो की जगह पर भी साइज़ लिख रहा हूँ और कॉलम में भी साइज़। किसी को डाउट है तो दोबारा सुन लो। साइज़ में मान लो वैल्यू 4 आई तो ऑटोमेटिकली मेरे रो भी 4 हो जाएंगे और कॉलम भी 4 हो जाएंगे। तो मतलब जो भी मेरा एरे बनेगा उसकी रो और कॉलम हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि मैं साइज़ को ही एज अ रो और कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पहले से मैं बोला जाए क्वेश्चन में कि तुम्हें इतने साइज़ का बनाना है, तो हमें फिर इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उतनी जो भी वैल्यू हमें दी है, जैसे बोला रहेगा कि तुम्हें 5 साइज़ का एरे बनाना है या 5x5 का बनाना है, तो हम सीधा यहाँ 5 डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एरे बन जाएगा जो भी साइज़ यूज़र ने दिया इनपुट में। मुझे करना क्या है इस एरे का? मुझे सबसे पहले तो ये एरे बन गया। अब एरे को बनाने के बाद बोला था राइट प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D एरे एंड इनपुट एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र। अब इनपुट करने यूज़र से एलिमेंट, तो फॉर लूप लगेगा। और अच्छा ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग का इंडेक्स 0, आई लेस देन, एंड वाला इंडेक्स क्या होगा? देखो एंड वाला इंडेक्स क्या मुझे पता है? नहीं पता है, क्योंकि साइज़ की वैल्यू कुछ भी दे सकता है यूज़र, तो वो तो उसकी मर्जी है ना, जो वो देगा तो वो कुछ भी दे देगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या दे रहा है? तो देखो याद रखना हमेशा, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, जो बच्चे स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जो भी साइज़ की वैल्यू होती है, जो भी मतलब हमारा यहाँ इंडेक्स होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है मेरी रो या कॉलम की, तो हमारा जब लूप चलता है हमारा उससे लेस देन चलता है। मतलब मैं सीधा साइज़ लिख सकता हूँ। पहली बात तो 2D एरे में 2 लूप लगते हैं, एक रो के लिए और कॉलम के लिए। बाहर वाला होता है रो के लिए और अंदर वाला होता है कॉलम के लिए, जो यहाँ पर अभी अंदर में लगाऊंगा। तो बाहर वाला रो के लिए तो वो स्टार्टिंग तो 0 से ही चलेगी, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और चलेगा लेस देन जो यहाँ पर हमने वैल्यू दी होती है, ठीक है। ये सब मैंने स्टार्टिंग की एरेस की वीडियो में कवर करा है, उनको देख लेना अगर कोई डाउट है इन पे। तो हमेशा लेस देन साइज़ चलता है, तो इसलिए हमने सीधा साइज़ की वैल्यू अब जो भी होगी वो मेरा रो होगा, तो इसलिए मैंने लेस देन साइज़ लिख दिया। ऑटोमेटिकली वो उतना चल जाएगा जितनी मेरी रो है। जैसे मान लो रो है 4, तो लेस देन 4 चलेगा, ठीक है ना। और लेस देन 4 कितना हुआ? 0 1 2 3, तो काउंट करके देख लो 4 बार चलेगा, और 4 रो है मेरी, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली। बस तुम्हें एक थंब रूल याद रखना है कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उससे हम लेस देन चलाते हैं अपना एरे का लूप। अब ऐसी फॉर ये मैं चीज़ें अभी जो मैं बेसिक वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें बच्चों को मैं बिल्कुल बिगिनर से बता रहा हूँ कैसे तुम प्रोग्राम बनाओगे, तो उसमें मैंने भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में कैसे इनपुट लेते हैं वो समझाना है, जो स्ट्रिंग और एरे हैं मेरे, ठीक है। तो उन 2 पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, उस प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। तो जिनको डाउट है अगर कि तुम एरे में इनपुट कैसे लेते हो, 1D एरे में और 2D एरे में, और जितने भी तुम्हारे मन में डाउट है वो सारे मैं वहाँ कवर करने वाला हूँ, तो उन वीडियोज़ को भी देख लेना। तो अगला हम बनाएंगे जे, ये भी स्टार्टिंग 0 से करेगा, जे लेस देन साइज़, क्योंकि भाई कॉलम भी तो मेरी साइज़ ही, मतलब साइज़ वेरिएबल में ही है, कॉलम की वैल्यू भी, तो इसलिए यहाँ भी मैंने साइज़ लिखा है, दोनों में सेम लिखा है, ठीक है। और जो मेरा ये वाला लूप है किसके लिए है? बोल दो किसके लिए है? कॉलम के लिए। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद जब मेरा लूप बन गया तो बताओ क्या करूँगा इसके अंदर? मैं इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा? कमेंट में बताना मुझे, अगर मुझे इनपुट लेना है तो इस समय मुझे कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। तो क्योंकि मेरा एरे है इंटीजर टाइप का, तो मैं sc डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करूँगा इनपुट लेने के लिए। इनपुट एरे में लेना है तो इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा इनपुट। अब जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो मेरे एरे में चली जाएगी। क्या मैंने सही लिखा है? देखो यहाँ जो एरे है इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि मेरा रो कौन है और कॉलम कौन है। तो रो मेरी आई है और कॉलम मेरा है जे, तो मैंने यहाँ बता दिया। अब ठीक है, ठीक है। याद रखना कई बच्चे गलतियाँ पेपर में करते हैं, यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। वो सिर्फ जब हम बनाते हैं एरे डिक्लेयर करते वक्त होगा, वैल्यू डालते वक्त तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से वाले में डाल रहा हूँ। ये होने के बाद ये तो मैंने लिया इनपुट। अब उसने बोला था सबसे पहला काम किया, मेरे को ओरिजिनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है।
तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, एक लाइन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको प्रिंट करने जाऊँगा, तो प्रिंट करना है तो देखो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, जो हम इनपुट लेने के लिए लूप का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहता है। छोटा सा डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पर हमने इनपुट लेने का काम करा है वहाँ पर अब हम प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रिंट करने जो हम जा रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मेरे को एरे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, तो एरे मुझे कैसे पता कौन सा एरे मेरा, एरे है मेरा ए। ठीक है, तो मैं यहाँ ना कमेंट करके भी लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा काम हो रहा है प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा काम हो रहा था इनपुट लेने का। तो दो लूप हैं, जो ये दो जोड़ी लूप हैं ये वाले, ये सिर्फ इनपुट के लिए था, नीचे वाला है ये वाला हमारा आउटपुट देने के लिए है। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये इनपुट के लिए, डाउट कहीं आता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। तो भाई यहाँ पर हमने प्रिंट करना, प्रिंट कैसे करना है, एरे को, एरे का नाम क्या है ए, बहुत बढ़िया, एरे का नाम है ए, लेकिन हाँ अंदर वैल्यू भी तो डालेंगे, एरे का आई और जे, बारी बारी वो हर एक रो और कॉलम को प्रिंट करता हुआ जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस भी डाल देता हूँ, स्पेस मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसके हर एक एलिमेंट के बीच में एक गैप रहे, क्योंकि मैं एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करूँगा, प्रिंट एल एन का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब मैं हर एक जब रो को प्रिंट करूँगा तो उसके एलिमेंट एक के आगे एक आएगा ना, तो इसलिए प्रिंट का यूज़ करेंगे। प्रिंट एल एन मत करना, वरना सेपरेट लाइन में आ जाएंगे तुम्हारे एलिमेंट और एक लाइन बन जाएगी, मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे हम। प्रिंट करने के बाद जब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना होता है तो मुझे यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस तरीके से। ये एक तरीके से एंटर बटन का काम करता है, मैंने कई बार बताया, मेरी और वीडियो भी देख लेना, तो मैंने समझा रखा डिटेल में। ये एंटर बटन का काम करता है, ये नेक्स्ट रो में आने का काम करता है। तो पहली रो यहाँ पर प्रिंट हो गई, ये नेक्स्ट रो में पहुँचा देगा हमें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रिंटिंग का काम। तो तुम्हारे अभी लगभग तुम्हें आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे अपने प्रोग्राम के, तुमने पहला पार्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना तो पक्का ये वाला पार्ट पूछा रहेगा कि ओरिजिनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करो, ठीक है। ये तो कर लोगे, अब तो कर लेना चाहिए। कुछ डाउट आता है पूछ लेना, कोई क्वेश्चन रहता है तुम्हारे मन में, कोई प्री बोर्ड में दिया है या कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया है, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगा उसका सोल्यूशन, या मैंने बना रखा होगा तो मैं तुम्हें वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब देखो प्रिंट करना है मैं एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में आफ्टर कन्वर्टिंग लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट टू 0। कैसे करेंगे, पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि भाई मेरी लेफ्ट डायगोनल है कहाँ, 0 तो फिर करूँगा ना, पहले ये तो ढूंढ लूँ मैं कि मेरी लेफ्ट डायगोनल है कहाँ। देखो लेफ्ट डायगोनल को पता करने के लिए अब तुम यहाँ ध्यान दो, तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एरे बना दिया है जो मेरा अभी हो चुका होगा प्रोग्राम में, ओरिजिनल एरे। अब मैं इसमें पता कैसे करूँ कि मुझे लेफ्ट डायगोनल मेरी कौन सी है, तो उसका तरीका ये है, देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर रो और कॉलम बना रखे हैं। तो मेरी ये वाली होती है रो 0, ये वाली है रो 1 और ये वाली है रो 2। इसी प्रकार से ये कॉलम 0, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, जो मेरा ये वाला एलिमेंट है जिसमें 12 लिखा है, मुझे इसको 0 करना है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स मतलब मेरी रो कौन सी है 0 और कॉलम कौन सी है 0, तो इसका इंडेक्स हुआ 0,0। अब ऐसी इस वाले 6 वाले का क्या है, इसका इंडेक्स है रो कौन सी मेरी 1, कॉलम कौन सी मेरी 1,1,1। ऐसे 35 वाले का क्या है मेरा इंडेक्स, 35 वाले का इंडेक्स है रो कौन सी है मेरी 2, कॉलम कौन सी मेरी 2,2। एक चीज़ नोटिस करी है, जहाँ पर मेरी रो और कॉलम का नंबर इंडेक्स बराबर हो जा रहा है वो मेरा लेफ्ट डायगोनल है। नोटिस करा, देखो मैं अगर तुम्हें बाकियों के भी लिख के दिखा दूँ इंडेक्स, इसका क्या होगा 0,1, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को डाउट होगा कि क्या भैया एक राइट डायगोनल भी तो होती है, ये वाली राइट डायगोनल होती है, तो उसके भी तो सेम तो नहीं होते हैं, देख लेते हैं। तो 30 वाली का क्या होगा मेरा 0,2, क्योंकि क्वेश्चन देखो अभी मैं तुम्हें लेफ्ट डायगोनल का करा रहा हूँ, क्वेश्चन राइट डायगोनल का बन के भी आ सकता है और दोनों डायगोनल के लिए भी आ सकता है कि दोनों डायगोनल को 0 करना है या कुछ और करना है, कैसे करोगे। तो वही समझा रहा हूँ, पहले डिफरेंस देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है, थोड़ी सी फोकस रखना, 2 मिनट का काम है, अगर ये देख लिया तो तुम 3 तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो, लेफ्ट डायगोनल को 0 करने का, राइट डायगोनल को 0 करने का, दोनों डायगोनल को 0 करने का, और इससे रिलेटेड और भी जो बन सकते हैं कि तुम्हें लेफ्ट डायगोनल का सम निकालना है, राइट डायगोनल का सम निकालना है, वो किस तरीके से करेंगे, वो सब यहाँ से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे बनाओगे। तो इसको थोड़ा सा देख लो और समझ लो। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0,1, क्लियर है ना, नहीं 0,1 नहीं, यहाँ पर इसका होगा 1,0, क्योंकि मेरी रो 1 है और कॉलम है 0।
ठीक है, 1,0, 1,1 और यहाँ पर 1,2, 1,2। इसी प्रकार से जो नीचे वाला है इसका होगा 2,0, फिर यहाँ पर होगा 2,1 और यहाँ पर 2,2। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो मेरे ये है रो और कॉलम के इंडेक्स, ये सिर्फ लेफ्ट डायगोनल में मेरे सेम होते हैं। अगर मैं राइट डायगोनल को भी देखूं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ लेफ्ट डायगोनल में हो रहा है। तो मैं अगर लॉजिक ऐसा बनाता हूँ कि जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स ज़ीरो, नहीं, जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स इक्वल हो जाता है उनको ज़ीरो करूँगा। बात समझ में आ रही? जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो इस एलिमेंट को ज़ीरो कर दो। यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस एलिमेंट को ज़ीरो कर दो। यहाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस एलिमेंट को ज़ीरो कर दो। मतलब जहाँ पर दोनों इंडेक्स सेम हैं उस वाले एलिमेंट को ज़ीरो कर दो। ये इसका लॉजिक है। इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम। अब हमें अपने जो प्रोग्राम है उसमें ये देखना है कि मेरा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो रहे हैं। अब इसके लिए हम करेंगे कैसे? देखो, लॉजिक सोचते हैं कि करेंगे कैसे। रो और कॉलम दोनों बराबर होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को 2 लूप तो लगाने पड़ेंगे। तो 2 लूप लगाते हैं, तो इसको ही उठा लेता हूँ यहाँ से। और एक और चीज़ है, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कमेंट करके कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉजिक टू कन्वर्ट लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो। ठीक है, लॉजिक टू कन्वर्ट एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो, तो वो लॉजिक हम इसके नीचे लिखेंगे। ये हो गया हमारा लूप। अब यहाँ पर ये तो पहले तो हमें ज़ीरो करना है, प्रिंट तो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लॉजिक बताओ क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ कंडीशन आ जाएगी इफ़ अगर क्या, अगर मेरा, बताओ क्या क्या कंडीशन लिखूँ मैं। मैंने भी बताया था कि अगर मेरा रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स बराबर हो जाता है तो मुझे वो एलिमेंट ज़ीरो करना है। तो रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स अगर बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रो का इंडेक्स मेरा कौन बता रहा है, मेरा रो का इंडेक्स मुझे आई से पता चल रहा है और कॉलम का जे से। तो मैं लिखूँगा अगर मेरा आई और जे, इफ़ आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा आई और जे इक्वल हो गया मतलब रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स, तो मुझे वो वाला एलिमेंट, मुझे ए आई जे जिस एलिमेंट में के लिए ऐसा होता है उसको मुझे क्या कर देना है, मुझे उसे ज़ीरो कर देना है। बस ये हो गया इसका लॉजिक। तो कुछ है लॉजिक, देखो कुछ है, पर समझने की बात है। अब तुमने जैसे ये समझ लिया तो इससे तुम जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं उनके बारे में भी तुम अपने आप सोच सकते हो कि तुम्हें कैसे बनाना पड़ेगा, ये बात है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये हो गया, और फिर आसान तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इतनी डिटेल में समझ लिया, वरना बच्चों का कोर्स पूरा हो जाता है उन्हें यही नहीं पता चलता है इसको ज़ीरो कैसे करेंगे और बहुत मुश्किल लगता है। तो ये है बेसिक चीज़ें, अगर समझते हुए चलेंगे ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर समझ लिया कि अब हम आई और जे जब इक्वल होंगे तो उस वाले एलिमेंट को हम ज़ीरो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ये पूरा लूप मेरा चल जाएगा तो मेरी लेफ्ट डायगोनल ज़ीरो हो चुकी होगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे प्रिंट करना है ना। जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट करा था ओरिजिनल एरे, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल एरे प्रिंट करा था, उसी तरीके से यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा मैं कि अब प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो, ठीक है, आफ्टर। तो इसी तरीके से तुमने भी प्रोग्राम करना है, कमेंट भी डालने हैं, ठीक है ना। कमेंट के मार्क्स भी होते हैं, वो तुम्हारे लिखा भी है सिलेबस में कि कमेंट भी होनी चाहिए। तो प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो। अब प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, वो यहीं से उठा के सीधा हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम सीधा यहाँ प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि अब तो एरे प्रिंट करना है, तो कुछ उसमें ऐसा तो है नहीं कुछ हमें कुछ खास करना है, तो हम उसी सीधा जो हमने ऊपर लूप लिखा है प्रिंट वाला उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लाइन हम लिख देंगे, देखो यहाँ पर हमने इनपुट लिया तो हमने लिखा था कि एंटर द साइज ऑफ एरे, और साइज देने के बाद हम एक और यहाँ लाइन लिख देंगे एंटर द एलिमेंट इन द एरे, ठीक है ना। जब तुम इनपुट ले रहे हो तो वहाँ हमें यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि एलिमेंट इनपुट करो, तो यहाँ लिख देंगे एंटर एलिमेंट्स इन द एरे,
एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, ये हुआ इनपुट लेने से पहले। फिर उसके बाद जब हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट किया तो हमने लिख दिया था एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करने का एलिमेंट लेफ्ट डायगोनल के जीरो, तो उसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, ये तो इंटरनली लॉजिक चलेगा और उसे जीरो कर देगा लेफ्ट डायगोनल को। उसके बाद जब हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, जब हम प्रिंट कर रहे हैं अपने एरे को लेफ्ट डायगोनल जीरो करने के बाद, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यही हम कमेंट को कि एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो। देखो कमेंट तो क्योंकि प्रिंट नहीं होती, ये तो ऐसी रहती है, तो लेकिन जो लाइन प्रिंट होगी वो ये होगी जो हमने प्रिंट एलन के अंदर लिखा है। क्या है वो लाइन, एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो, ठीक है। और जब उसके बाद हमारा फिर एरे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा हमारा प्रोग्राम। एक बार इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले तो हमें बोला रहेगा एंटर द साइज ऑफ एरे, तो मैं 3 दे देता हूँ। एंटर द एलिमेंट, तो 20, 17, 45, 34, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, इंटीजर वैलिड। तो यहाँ लिखा है एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म 20, 17, 45, 34, 97, 4 और 67, 47, 13, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद बोला है एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगोनल टू ज़ीरो। एक बार देख लेते हैं सही है या नहीं है। तो 20 को ज़ीरो कर दिया है, 17, 45 वैसा ही है, 34 वैसा ही है, 97 ज़ीरो हो चुका है, 4 भी 4 ठीक है। उसके बाद 67 वैसी है, 47 वैसी है और 13 हो चुका है ज़ीरो, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट डायगोनल को ज़ीरो कैसे बनाते हैं। यह इसका प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप, मुझे उम्मीद है वैसे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक 2D एरे लेना है n साइज़ का इनपुट में। तो अभी n साइज़ बोला है पेपर में, ये 3x3 भी बोल सकते हैं, 4x4 भी बोल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो n बोला है, अब n में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो उतने बाय उतने का एरे हमारा बनेगा। अब उसके बाद बोला कंप्यूट एंड डिस्प्ले द बॉर्डर एलिमेंट ऑफ द एरे। कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ बॉर्डर एलिमेंट। बॉर्डर एलिमेंट हमारे यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर है, ये 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, इनको बोलते हैं बॉर्डर एलिमेंट। अगर ऐसी 2x2 का एरे होता है, इस केस में हमारे बॉर्डर एलिमेंट क्या होते हैं, ये 4 ही हैं बॉर्डर एलिमेंट, 2x2 का एरे है, तो इन चारों का सम। ऐसी खाली अगर 4x4 का एरे होता तो फिर उसके बॉर्डर एलिमेंट, मतलब डिपेंड करेगा कि हम कितने बाय कितने का बना रहे हैं, वो n की वैल्यू पे उससे डिपेंड करेगा। बट क्वेश्चन अच्छा है, तो देखते हैं इसका हम सोल्यूशन किस तरीके से बनाएंगे और कैसे पता करेंगे कि भाई इनका सम निकालना कैसे। तो हमने जो शुरुआत की, हमारी 4-5 लाइनें होती हैं वो हमेशा लिखने वाली, वो लिख दी। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें एक एरे बनाने से भी पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है n नाम का, जिसमें हमारा साइज़ आएगा एरे का, कि कितना बड़ा एरे बनाना चाहते हो। तो एक एरे बनाने से पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट n, ठीक है। अब इंट n के अलावा और कुछ भी है, हमें सम भी तो निकालना है, तो सम भी बना देता हूँ, सम इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद लिख दूंगा system.out.println एंटर। अब n की वैल्यू देगा यूज़र, तो ले लेंगे n इक्वल टू sc.next int। ये आ गई n की वैल्यू। अब बनाऊंगा एरे, क्यों, जब तक n की वैल्यू नहीं मिलेगी तो पता कैसे चलेगा कितना बड़ा एरे बनाना है। तो अब बनेगा इंट a नाम का एरे जो है 2D एरे इक्वल टू न्यू इंट n, और यहाँ भी n बाय n, मतलब n साइज़ का बोला है, तो दोनों रो और कॉलम उसकी n ही होंगी। उसके बाद जब एरे मैंने अभी तो फ़िलहाल डिक्लेयर करा है, तो एरे बन गया होगा, बट उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली अभी हमने, तो अब वैल्यू डाल देंगे। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। लेस देन n चलेगा क्योंकि रो मेरी n है। अब n में जो भी वैल्यू आएगी, अगर 3 दिए यूज़र ने तो 3 रो 3 कॉलम, 4 दिए तो 4 रो 4 कॉलम, 2 दिए तो 2 रो 2 कॉलम, उसकी इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार। ऐसे ही अब फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस होने के बाद सेम टू सेम एक j लूप भी लगा देंगे। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये लूप हम लगा क्यों रहे हैं, ये लूप हम लगा रहे हैं इनपुट टू इनपुट एरे एलिमेंट्स, या टू इनपुट एलिमेंट इन द एरे। कमेंट डाल देना, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। तो जे लूप लगाने के बाद ए नाम के एरे के
आई और जे में इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने वैल्यू ले ली और ये हमारे लूप हो गए बंद। तो यहाँ पर हम एरे में वैल्यू भर रहे हैं, सिर्फ इनपुट लेने का काम हो रहा है। एक बार इनपुट ले लिया उसके बाद क्या काम होगा, एक और लूप लगेगा जो उसमें लॉजिक लगेगा। लूप के अंदर क्या लॉजिक, कि हमारे जो बॉर्डर के एलिमेंट है उनको पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, इसको यहाँ से पकड़ो और उनको जोड़ो, ये करना है बस। अब करेंगे कैसे, तो लॉजिक समझते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने बनाया, मान लो जो मेरा एरे है वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है ना, 4 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए। ये तो मेरे बॉर्डर के एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9। अगर तुम इन सबको जोड़ोगे तो सब मेरा आता है 40। जोड़ के देख लो, 1 2 3 6 9 8 7 4 सबको जोड़ोगे 40 सम बनेगा। इस केस में 3x3 वाले इस एरे के केस में, ऐसी देने को कुछ भी एरे दे सकता है यूज़र जो उसकी खोपड़ी में चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम हमारा काम करेगा। बट यहाँ पर 40 बन रहा है, लॉजिक कैसे लगाएंगे वो सोचो, वो देखो। पहली पार्ट जब मैं लूप लगाऊंगा अपना, तो लूप मेरा जो बाहर वाला होता है आई वाला लूप, वो चलता है रो के लिए, वो बारी बारी हर लाइन में आता है, हर रो में। और उसके अंदर जे वाला लूप क्या करता है, जे वाला लूप हर एलिमेंट में जाता है। इस तरीके से काम होता है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही, थोड़ा कॉमन सेंस लगाई मैंने, कि कोई सा भी एरे ले लो तुम 5x5 2x2 3x3 10x10 का भी ले लो, बॉर्डर एलिमेंट में एक चीज़ फिक्स रहेगी, जो पहली रो आती है उसके मुझे सारे एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ भी देख लो 1 2 3 सारे ऐड करूँगा, क्योंकि बॉर्डर की पहली लाइन तो यही है, फर्स्ट लाइन। ऐसी लास्ट लाइन है जो 7 8 9, उसके भी सारे एलिमेंट ऐड करूँगा। अब बात आती है बीच वालों को कैसे करें, कि सिर्फ पहला और आखिरी एलिमेंट उठाना है। ध्यान से सुनो, सिर्फ पहला और आखिरी एलिमेंट उठाना है। एलिमेंट का अगर मैं यहाँ इस वाले के केस में बताऊँ, जो ये 4 है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या बनेगा, ए, ये मेरी कौन सी रो है, ये वाली तो 0 रो थी, ये 1 रो थी, ये 2, तो इसका बनेगा 1 और जे की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। ऐसे 6th वाले के केस में ए, तो उस केस में आई तो मेरा होगा 1, बट कॉलम मेरी क्या होगी एलिमेंट के लिए, वो क्या होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना पहले वाले के केस में। इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़ने की वो ये है कि पहले एलिमेंट के लिए हमेशा मेरा जे 0 रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है, अब कोई भी एरे होता कितना भी बड़ा है साइज़ का, उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसमें कॉलम तो 0 ही रहती ना, क्योंकि ये जो रो बदलती जाएंगी बट कॉलम तो 0 वाली रहेगी, तो 0 तो फिक्स है। तो यही मैं कंडीशन पे लगाऊंगा कि अगर जे मेरा 0 रह जाता है एलिमेंट है, उसके अलावा जो उसी रो का आखिरी एलिमेंट है उसके केस में क्या हो सकता है, जे की वैल्यू जो इसका साइज़ है उससे 1 नंबर कम होगी। तो लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 4x4 का एरे ले लिया ताकि तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो अब जो आएगा अगला वो आएगा लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। अगला आएगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस। इसके अंदर करना क्या है, पहली रो के लिए कंडीशन क्या रहती है, जो आई है वो होगा मेरा 0, इसमें होगा 1, इसमें होगा 2, इसमें होगा 3, ऐसे ही होगा ना। तो अगर इफ़ मेरा आई इक्वल टू होता है 0 के, तो उससे मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मिलेगी पहली रो। बट ये मेरा तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो मैं उस केस में सम इक्वल टू सम प्लस एरे का ए आई जे करूँगा। बट क्या मेरे को सिर्फ पहली लाइन के केस में करना है, नहीं, मुझे आखिरी लाइन के केस में भी करना है। आखिरी लाइन मतलब आखिरी रो, और आखिरी रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरा देखो अभी ये वाला एरे है तो उसमें 3 दिख रही है क्योंकि इसका साइज़ है 4, तो जो भी साइज़ होता है उससे 1 नंबर कम रहती है वैल्यू। तो मेरा साइज़ किस वेरिएबल में स्टोर है, n नाम के n, तो उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, तो या फिर आई इक्वल टू 0 या फिर आई इक्वल टू n माइनस 1। लॉजिक समझ में आया। आई इक्वल टू n माइनस 1 मतलब आखिरी रो, और आई इक्वल टू 0 मतलब पहली रो। तो अगर ये दोनों मिलती हैं मुझे, तो क्या करो, सम में एरे के बारी बारी एलिमेंट को उखाड़ के डालते जाओ।
तो मतलब मैंने पहली और आखिरी लाइन का तो जुगाड़ कर दिया, समझ में आए। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जैसे जैसे लूप चलता जाएगा, जब जब ये आएंगे तो उनके एलिमेंट उसमें सम वाले में चले जाएंगे। ये हुआ काम ख़त्म इफ़ का। अब एल्स इफ आएगा ना, बाकी बीच की जो बची हुई लाइनें हैं इनमें से भी तो ये 5 1 8 2 चाहिए मेरे को, तो उसके लिए एल्स इफ़ लगाऊंगा। एल्स इफ़, अब इस केस में देखो, इनके केस में जो ये 5 1 है 8 2 है, 5 1 के केस में ये मेरी पहली कॉलम है, तो कंडीशन में आएगा एल्स इफ़ और कॉलम जे से डिनोट हो रही, तो जे से डिनोट हो रही तो उसके लिए जे इक्वल टू 0, या फिर जे मेरा 0 के बराबर होता है, या जे इक्वल टू n-1 आखिरी कॉलम जो जिसमें 8 और 2 हैं। तो अगर ऐसा होता है उस केस में भी सम कर दो, सम वाले में जोड़ दो, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस किसको जोड़ो, एरे के आई जे एलिमेंट को, आई जे। ये हुआ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बंद होगा फॉर लूप, उसके बाद एक और बंद होगा फॉर लूप। अब यहाँ पर जो हमारा सम वाला वेरिएबल है उसमें टोटल सम आ चुका है, ठीक है। टोटल सम जब उसमें आ गया तो उसे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ लाइन आ जाएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ बॉर्डर एलिमेंट्स इक्वल टू प्लस सम, और ये हुआ प्रिंट। उसके बाद ये हुआ मेन क्लोज, ये हुई क्लास क्लोज, ठीक है ना। देखो लॉजिक सिंपल है, बॉर्डर चाहिए, पहली रो आखिरी रो, ऊपर नीचे का बॉर्डर उखाड़ के रख दिया, आखिरी का दो आखिरी के बॉर्डर चाहिए तो वो होगी पहली कॉलम और आखिरी कॉलम, उसके लिए भी फिर हमने वो कंडीशन लगा दी। रो के लिए i इक्वल टू 0, i इक्वल टू n-1, कॉलम वाले केस में बचे हुए मतलब एलिमेंटों को बॉर्डर वालों के लिए कि j इक्वल टू 0 या j इक्वल टू n-1। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। हमें एक एरे लेना है 3x3 साइज़ का, उसके बाद क्या करना है, उसमें 2 ऑपरेशन करने हैं। 2 ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन है कि हमें उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो मतलब इनपुट में दिया है वो प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है। अब ये 2 हमें चीज़ें करनी है, तो उन्होंने एग्जांपल दे रखा, जैसे ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ट्रांसपोज में तुम्हें दिख रहा होगा जो मेरी रो है वो कॉलम बन गई है। 1 2 3 मेरी एक रो थी, रो 1, तो वो रो 1 मेरी कॉलम 1 बन गई है ट्रांसपोज में। तो अब सुनो, 3 काम करने हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ जो 3 काम हमें फोकस करना है। पहले तो रहेगा यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहले तो मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये पहला काम है। आखिरी काम क्या है, ट्रांसपोज को प्रिंट करना, ट्रांसपोज को। इनके बीच का काम क्या है, बीच का काम ये है कि ओरिजिनल को प्रिंट करने के बाद जो मेरा ट्रांसपोज बनेगा कैसे, वो वाला लॉजिक लगाना, ठीक है ना। तो बीच में लॉजिक आएगा ट्रांसपोज बनाने का। तो मोटा मोटा 3 काम है, ओरिजिनल मैट्रिक्स इनपुट में लेना, उसको प्रिंट करना, ये तो ख़त्म हो गया। इसके अपने अपने मार्क्स रहेंगे, जैसे डिस्प्ले करवाओगे ओरिजिनल मैट्रिक्स को तो 2 मार्क्स तो इसी के हो जाएंगे कि इसको डिस्प्ले करवाना है, और इनपुट में लेना है, उस टाइप से मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2 मार्क्स उसमें और 2 मार्क्स इसमें। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा पार्ट आएगा लॉजिक का, तो उसके अपने खुद के मार्क्स होंगे। चौथा आ जाएगा हमारा कि ट्रांसपोज को प्रिंट करना है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो इंप्लीमेंट करने के भी इसके कई तरीके हैं, तुम्हें मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा भी साथ में समझा दूंगा कैसे कर सकते हैं, पर फिलहाल चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर बना रखी है, टेस्ट के अंदर स्कैनर को इंपोर्ट करके टेस्ट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहला काम क्या है, मेरे को 2 एरे लेने पड़ेंगे, एक एरे इनपुट लेने के लिए, दूसरा एरे उसका ट्रांसपोज रखने के लिए। तो एक एरे बना देता हूँ, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, साइज़ बोला है 3x3 का, तो भाई 3x3 का साइज़ ले लिया। अब उसके बाद एक और एरे बना देता हूँ ट्रांसपोज है, तो उसका नाम टी रख देता हूँ, इंट टी इक्वल टू न्यू इंट कितना 3x3, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होंगी। ये तो मेरे बन गए 2 एरे। अब उसके बाद मेरे को इनपुट लेना है एरे में, अपने एरे को भरना है। तो लाइन लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। बस अब ध्यान ये रखा करो, अगर एक 1D एरे होता तो 1 लूप लगता है, 2D एरे होगा तो 2 लगेंगे इनपुट लेने के लिए। तो लूप लगाऊंगा फॉर इंट i इक्वल टू 0, स्टार्टिंग का इंडेक्स 0, i लेस देन कहाँ तक, रो कितनी है 3, कॉलम भी कितनी है 3। पहला वाला लूप चलता है रो के लिए, तो i लेस देन 3 और i प्लस प्लस
ये है रो के लिए, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर एक और लूप लगेगा क्योंकि 2D एरे है। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। ये होने के बाद इनपुट में लेना है क्या, एलिमेंट, किस में, एरे में, नाम के ए। तो ए नाम के एरे में इनपुट लेना है। अच्छा अब देखो ज़रा, जो मेरा एरे है जो वो अभी बना है रैम में स्टोर होगा, जो क्योंकि हमने अभी खाली उसका ढांचा बनाया है, ऊपर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो ये ऐसे 3x3 का एरे बना है जिसमें 3 रो हैं, ये इधर की तरफ रो हैं, ये 1 2 3 और ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, ऊपर से नीचे कॉलम खाली है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी इंटीजर की, ठीक है ना। हमें उस वैल्यू को हटा के यूज़र से वैल्यू लेनी है, मतलब और पहले से गार्बेज वैल्यू जो पड़ी रहती है हमें उसका कुछ नहीं करना, हमें यूज़र से लेना है। तो हम क्या करवाएंगे, ए आई जे, भाई ए आई जे में वैल्यू डालो एस डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र वैल्यू डालेगा किस में, एरे में, जो मेरा एरे बना हुआ है। ये हुआ काम ख़त्म। ये सिर्फ हमने लिया इनपुट इस लूप के अंदर। अब उसके बाद ये तो हमने इनपुट ले लिया, तो मेरा जो एरे तुम्हें साइड में दिख रहा है इसमें कुछ वैल्यू आ गई, मान लो यहाँ पर उसने कुछ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन गया है। इस कोड को चलने के बाद वो ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद अब मेरा आता है लॉजिक। लॉजिक क्या है कि मेरे को ट्रांसपोज बनाना है इस एरे को। अब इस एरे को जब मुझे ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, इसके नीचे तुम्हें ट्रांसपोज लिख के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होगा ना, ट्रांसपोज ये है। तो जो उसकी रो है इसकी कॉलम बन जाएगी, मतलब वहाँ 1 2 3 अगर इधर को लिखा था इस टाइप से तो यहाँ 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। वहाँ 4 5 6 अगर इस टाइप से लिखा था तो यहाँ 4 5 6 ऊपर से नीचे आएगा। अब जो समझने वाली बात यहाँ है वो ये है कि हमारी जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जा रही है। उल्टा भी बोल सकते हैं, जो वहाँ पर कॉलम है यहाँ रो बन रही है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर ये करना है कि ट्रांसपोज का लॉजिक सोचना है। तो ट्रांसपोज का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, रो को बनाना है कॉलम, उल्टा कर रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा। तो दूसरा लूप लगाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे लॉजिक लगाऊंगा। ये लगाया लूप, दूसरा वाला मैं नेक्स्ट पेज पे लगाता हूँ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। मैंने बोला मेरे को उल्टा करना है, तो मतलब अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे ट्रांसपोज एरे है टी नाम का, टी के आई जे में क्या डालूँगा, ए एरे के जे आई, उसका उल्टा डालूँगा। बात ख़त्म। ये हुआ, आया समझ में। सेम टू सेम जो ऊपर 2 लूप लगे थे वो यहाँ लगाए, बस काम क्या करा उसमें, जो मेरा एरे है टी नाम का वो खाली पड़ा हुआ एरे है, उसमें अभी कुछ नहीं भरा हुआ हमने, तो उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी टी नाम के एरे में। मैंने क्या करा, उसमें जो ए नाम का एरे था मेरा, उसके जे आई की वैल्यू उसके आई जे में डाली। मतलब मैं उल्टा कर रहा हूँ, उसके कॉलम वाइज वैल्यू उठा रहा हूँ तो मैं इसकी रो वाइज में डाल रहा हूँ अपने ट्रांसपोज वाले में। तो क्या होगा मेरा, जब तक मेरा पूरा लूप चलेगा तो जैसे जो उसकी वैल्यू है उसमें जो रो वाइज है वो उसमें कॉलम वाइज आएंगी। तो अगर उसमें 1 2 3 ऐसे लिखा है तो इसमें 1 2 3 ऐसे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें ऐसे भर जाएगा, ठीक है ना, उल्टा भरेगा। उसमें कैसे था, उसमें था हमारा, हाँ, तो उसमें रो वाइज था, इसमें कॉलम वाइज भर जाएगा। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोज का लॉजिक। अब हमें एक और चीज़ बोली थी ना, ओरिजिनल एरे प्रिंट करना, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो वो ना हम वहीं कर सकते थे, मैं यहीं पर कर देता हूँ उसे, उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो फॉर लूप लगेगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ये हुआ यहाँ पर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो लाइन आ जाएगी हमारी, बताओ क्या आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। किसको प्रिंट करें, ए का आई और जे। ये तो हुआ प्रिंट। ये हुआ फॉर लूप अंदर वाला बंद, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आएगा और तब बाहर वाला लूप भी हो जाएगा बंद। तो यहाँ पर देखो मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे। इससे पहले यहाँ लाइन लिख भी सकते हैं हम,
इस लूप को लगाने से पहले सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट ln ओरिजिनल एरे, तो ये डिस्प्ले जब होगा तो उससे पहले लाइन लिखी भी आ जाएगी, तो थोड़ा बेटर आउटपुट के लिए हम कर रहे हैं ना। ये हो गया। तो हमने दो काम कर दिए, हमने इनपुट लेने के बाद उसको तो प्रिंट कर दिया ओरिजिनल एरे को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो लिख देता हूँ कमेंट लिख देना पेपर में फटाफट से। तो ये क्या है, लॉजिक फॉर ट्रांसपोज दैट्स इट। तो ये लॉजिक है ट्रांसपोज का। यहाँ पर है, यहाँ पर भी लिख सकते हो टेकिंग इनपुट इन एरे। दूसरा था प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे 2। तीसरा हो गया हमने यहाँ बनाया ट्रांसपोज। अब चौथा क्या करना है, इस ट्रांसपोज को डिस्प्ले करना है ना, ये बोला था डिस्प्ले इट्स ट्रांसपोज। तो फिर से 4 लूप लगा देंगे, 4 लूप मतलब 2 लूप लगाएंगे, 4 लूप तो टोटल मिला के 4 जोड़े हो गए, 2 लूप लगेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। इससे ऊपर भी एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कौन सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये हुआ बंद। ये इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर उसके बाद फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, i लेस देन j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट करना है, तो प्रिंट वाला बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो यहाँ पर करा था। कैसे प्रिंट करेंगे, अब वहाँ ए को प्रिंट करा था, यहाँ करेंगे टी वाले को, तो टी आई जे ये आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर टी आई जे, फिर ये अंदर वाला लूप बंद। उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आएगा, और ये बाहर वाला लूप बंद, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद एक मेन भी क्लोज करेंगे, क्लास भी, कमेंट मार देना मेन क्लोज्ड और क्लास क्लोज्ड। ये था इसका प्रोग्राम, सिंपल है, 4 स्टेप में तोड़ा हमने। पहले तो इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट कर दिया, वो हो गया ओरिजिनल एरे, बात खत्म, पहला स्टेप खत्म जो क्वेश्चन में बोला था। दूसरे वाले में लॉजिक लगेगा ट्रांसपोज बनाने का, और उसके बाद चौथे स्टेप में उस ट्रांसपोज को हम प्रिंट कर देंगे। अब तुम्हारे स्टेप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तुम पहले वाले को इनपुट में लेके ट्रांसपोज का लॉजिक लगा के आखिरी में एक साथ एक बार ओरिजिनल वाले को प्रिंट करोगे और एक बार ट्रांसपोज को प्रिंट करोगे, ऐसा भी कर सकते हो। उसमें भी 4 सेपरेट तुम्हारे लूप के जोड़े लगेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बस ये है, मैंने यहाँ जैसे 4 तुम्हें दिख रहा होगा, 2 लूप के हमारे 4 पेयर बने हैं, एक इनपुट लेने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ट्रांसपोज के लॉजिक के लिए, ट्रांसपोज को प्रिंट करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है जो सबसे आसान है। एक और हो सकता है, मैं इसमें 3 जोड़े में भी ख़त्म कर सकता हूँ, 3 फॉर लूप के पेयर में, मतलब एक कम हो जाएगा। उसमें ये होगा जहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल एरे को, वहीं पर मैं ट्रांसपोज का लॉजिक भी उसी के साथ घुसा दूँ। ये इतना हम कर सकते हैं कि मैं उसी लूप के अंदर ट्रांसपोज वाला काम भी कर दूँ। तो ये जो टी आई जे इक्वल टू ए आई जे मैंने करा है ना यहाँ पर, ये तुम्हें दिख रहा है जो यहाँ पर है, तो ये मैं इस वाले लूप के अंदर भी कर सकता हूँ सेम टू सेम काम। जो लाइन तुम्हें इस लूप, जैसे सेकंड लूप के अंदर तुम्हें ये वाली लाइन दिख रही है, तो तुम इसको यहाँ पर भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और मतलब एग्जैक्टली तुम इसको कॉपी वहाँ कर सकते हो, जो स्टेटमेंट जिस लूप के, तो यही है बस ये वाली लाइन। तो इस वाले को तुम उठा के इसके अंदर भी ये मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर तुम इसके नीचे ये लाइन या इसके ऊपर लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के ऊपर, तो वो लगे हाथ प्रिंट भी करता जाएगा और ट्रांसपोज का लॉजिक भी साथ ही साथ लगाता हुआ जाएगा। ये हो सकता है, इससे हमारे जो 2 लूप हैं वो कम हो जाएंगे। बट कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ऐसा करके कहीं गलती हो सकती है, तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा करने को, तुम नॉर्मल जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने तुम्हें तरीका बताया है उसी को फॉलो करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर इंटीजर एलिमेंट इन अ डबल डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 4x4। रुक जाओ, अब देखो, जब इतनी लाइन पढ़ ली ना, तो उसको ध्यान से पढ़ के जो बातें उनको समझ के जब तुम प्रोग्राम करते हो ना, साथ ही साथ उतना हिस्सा कर लिया करो। जैसे बोला राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर इंटीजर एलिमेंट, इतना चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई इंटीजर एलिमेंट लेने तो इंटीजर एरे बनाना पड़ेगा इन अ डबल डायमेंशनल एरे, 2D एरे बनेगा इंटीजर टाइप का ऑफ साइज 4x4। तो बहुत कुछ इन्होंने हमें बता दिया कि 4x4 साइज का मतलब 4 रो 4 कॉलम होंगी, एक इंटीजर एरे बनाएंगे, एलिमेंट भी यूजर से लेंगे इंटीजर टाइप के, और 2 डायमेंशनल एरे होगा। फिर बोला एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। एक बार एलिमेंट हमने एरे में भर दिए यूजर से लेने के बाद, फिर उनका सम निकालना है। सैम्पल इनपुट है जैसे ये 7 3 4 5 5 4 6 1 जो भी दे रखा, तो आउटपुट हमें जो दे रखा है वो सम है इन पूरे एलिमेंट का, ठीक है।
तो अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो हम नहीं करेंगे, मतलब इसमें बोला नहीं है करने को प्रिंट, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन दे जाए, पहला पार्ट हो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करो, दूसरा पार्ट हो कि इसका सम ऑफ एलिमेंट निकालो, तो तब तुम्हें करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि एक भी पार्ट मिस कर दिया तो समझ जाओ फिर, ठीक है, वो वाले मार्क्स गए फिर, और क्या। भले तुम्हें आता हो या वो आसान पार्ट हो, पर ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तो था क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको बड़े प्यार से क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना और घंटी बजा देना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें आते रहें। तो चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। तो बोला है एक प्रोग्राम बनाना है 2D एरे में एलिमेंट इनपुट में लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हमेशा हम करते हैं वो काम कर रखा है, मेन बना के रखा है, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इतना होने के बाद अब मेरे को बोला है एक एरे बनाना है, तो इंट 2D एरे, तो ये हो गया इक्वल टू न्यू इंट 2D एरे है, साइज बोला है 4x4, 4 रो हैं 4 कॉलम है। तो हमें जब बोल दिया फिर हमें सीधा हम उतने साइज़ का बना सकते हैं। अभी यहाँ पर वैसे हमें साइज़ बोला है, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि साइज़ ना बोल के वो बोलेंगे कि तुम्हें यूज़र से साइज़ इनपुट में लेना है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें रो की वैल्यू वो यूज़र देगा, कॉलम की वैल्यू भी यूज़र देगा। यहाँ पर नहीं बोला है तो हम यूज़र से नहीं लेंगे। तो ये करने के बाद अब बोला था इनपुट करने एलिमेंट, एक लाइन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println क्या, एंटर द एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। एंटर द एलिमेंट इन द एरे जब लिखा मैंने, तो उसके बाद क्या करेगा, यूज़र जो हमारा है वो एलिमेंट हमें देगा, तो हमें लेने के लिए उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो जुगाड़ क्या करेंगे, दो लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें एलिमेंट इनपुट में लेने होते हैं और 2D एरे है तो दो लूप लगते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग तो 0 से होगी क्योंकि स्टार्टिंग का इंडेक्स तो 0 होता है, आई लेस देन कितना 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये तो हो गया भैया हमारा एक लूप। लेकिन इस लूप के अंदर हमारा एक और लूप बनेगा, वो किस लिए बनेगा, क्योंकि हमारा जो 2D है उसमें रो भी होती है कॉलम भी होती है। तो बाहर वाला लूप रो के लिए होता है, अंदर वाला होता है कॉलम के लिए। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, कई बच्चे गलती करते हैं बाहर भी आई ले लेते हैं लूप में, अंदर भी आई। तो भैया डिफरेंट वेरिएबल लेना, अगर बाहर आई लिया है तो अंदर जे लो, मतलब डिफरेंट लो, जो भी लोग हैं डिफरेंट होने चाहिए। जे लेस देन 4, 4 से लेस देन चलेगा क्योंकि कॉलम भी मेरा उसने साइज 4 बता रखा है। जे प्लस प्लस। तो हमने करा कि अभी तक हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे बनाया था 2D एरे, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, यूज़र को बोल रहे हैं कि एंटर द एलिमेंट इन द एरे। अब वो एलिमेंट एंटर करेगा तो हमें लेने पड़ेंगे। तो हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो एरे है मेरा, बाहर वाला लूप जो मैंने बताया था आई वाला रो के लिए होता है, तो पहले उसकी वैल्यू आती है आई की, दूसरी आती है जे कॉलम की, ठीक है ना। तो ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट कौन देगा, यूज़र। अच्छा, तो इस स्कैनर से मैं लूँगा डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू वो दे रहा है। तो भैया बारी बारी ये लूप अपने आप चलता रहेगा आगे, अपने आप यहाँ आई और जे में वैल्यू आती रहेंगी और उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू वो यूज़र देता रहेगा। ये लूप हमारा सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भैया मैंने एरे की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इनको, मैं उसे एंड में लगा दूंगा वीडियो के, वहाँ पर जाकर तुम पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देख सकते हो, सारी वीडियो सीक्वेंस में, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से अगर तुम उसको देख लोगे। ये होने के बाद एलिमेंट आ गए, मुझे सम निकालना है। तो सम निकालना है तो मुझे फिर से यही काम दोबारा करना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा फिर से ये काम तो करेंगे दोबारा। देखो पहली बार तो हमने दो लूप लगाए थे, असल में दो लूप जो हम लगाते हैं ना ये हर इंडेक्स में आते हैं। तो हर इंडेक्स में जब हम वहाँ आ रहे थे तो हम इनपुट कर रहे थे एलिमेंट और अपने एरे के अंदर डाल रहे थे। तो पहली बार तो ये काम हुआ। दूसरी बार जब दोबारा ये दो लूप चलेंगे तो दोबारा हर इंडेक्स में आएंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, हर इंडेक्स में जाके उन एलिमेंट को उठा के उनका सम करता हुआ जाऊँगा। उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम नाम का, ठीक है। तो मैंने इंट सम नाम का वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू रखी मैंने 0। अब मैंने करना कुछ नहीं है ज़्यादा काम। जब मैं हर एक इंडेक्स में आ रहा हूँ, जैसे मान लो पहला इंडेक्स है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, हर एक में आ रहा हूँ, तो जो उसमें एलिमेंट रखा हुआ है मैं उसको उठा के सम वाले में ऐड करता जाऊँगा। तो होगा यूँ, जैसे मेरा 4x4 मतलब 16 एलिमेंट का एरे है, तो जब मैं बारी बारी हर एलिमेंट में आऊँगा तो मैं उसको उठा के सम में ऐड करूँगा, अगले वाले को सम में ऐड करूँगा, ऐसे करते करते जाऊँगा। आखिरी में जब मैं 16th वाले एलिमेंट में पहुँचूँगा और उसको जब मैं सम में ऐड कर दूँगा, कुल मिला के मेरे को एंड में सम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ये ना 7 3 4 5 ये करके, तो पहले मैं 7 में आ रहा हूँ, ठीक है।
इसको उठा के मैंने अपने सम वाले वेरिएबल में ऐड किया, फिर 3 में जाऊँगा, इसको उठा के सम वाले में ऐड कर दूँगा, फिर 4 को उठा के उसको करूँगा, फिर 5 को उठा के करूँगा। तो अल्टीमेटली तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो मेरा सम वाला वेरिएबल है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा होगा 7 + 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 6 + 1 + 6 + 9 + 4 + 2 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं। तो एंड में मेरे को वो टोटल सम दे देगा। करूँगा कैसे वो देखो, तो मैंने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस कौन एरे का हर एक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट तुम्हें पता है ए आई जे की मदद से मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने लूप लगा रखा। तो होगा यूँ, सम में बारी बारी हर एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा एरे का। अब मैंने यहाँ सम इक्वल टू सम प्लस लिखा है, उसका कारण ये है, देखो मेरे को सम में ऐड करना है एलिमेंट, तो सम को पहली बात तो कोई ना कोई मैं वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो मैंने 0 दिया है, 0 इसलिए क्योंकि 0 में कभी भी कुछ भी ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने सम को 0 दिया है। 0 के अलावा कुछ और नहीं देंगे, और कुछ नहीं भी दोगे तब भी गलती हो जाएगी, क्योंकि बिना इनिशियलाइज करे हम सम में किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि मैं सम में यहाँ एरे का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को सम को 0 देना पड़ेगा। तो 0 में यहाँ पर क्या करा, एलिमेंट ऐड किया, पहला एलिमेंट। अगली बार लूप चलेगा, फिर उसमें वापस वो अगला एलिमेंट ऐड करेगा, क्योंकि आई और जे की वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। इस प्रकार से मेरा हर एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा और सम में चले जाएगा। फाइनली मेरे को क्या करना है, प्रिंट। जब मेरे पूरे लूप का काम हो जाएगा, ये पूरा लूप, इसकी बॉडी के बाहर मैं क्या प्रिंट करूँगा, सम प्रिंट करूँगा, और वो मेरे किस में आ गया होगा, सम नाम के वेरिएबल में। तो मैं एक लाइन लिख दूंगा जो हमें आउटपुट में बोली गई थी लाइन, ठीक है। हमें बोला गया था सम ऑफ एलिमेंट, इसी को उठाते हैं यहाँ से। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ये मेरा किस में होगा, ये मेरा होगा सम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने उसकी यहाँ वैल्यू प्रिंट कर दी। देखो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम, एक बार इसको चला के देखते हैं। तो देखो मैंने वही एलिमेंट इनपुट में दिए जो हमें सैंपल में दे रखे थे, और मेरा आउटपुट सही आ रहा है 73। तो इसी तरीके से तुम कुछ और एलिमेंट भी दे सकते हो इनपुट में, तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग जो भी तुमने वैल्यू दी है तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, और मेरे को उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा।